आपके नाम में ही गणित है। अनंत का अर्थ है इनफाइनाइट और इन्फिनिटी दोनों। नॉर्मल जो हम एग्जाम करते हैं इसमें तुम्हें अच्छे से किसी भी एग्जाम में 95 से कम आ ही नहीं रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं जैसे आर्यभट्ट की जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं इनमें भी 100 में से 99 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो इसमें क्या ही कठिन हो सकता है। मैंने दिया और जैसे मैं उस एग्जाम को देने बैठा मुझे लगा तो ऐसे तो कोई कुछ देखा ही नहीं है आज तक। अब अच्छी आदत है बुरी तो और लोग बताएंगे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं किसी की बहुत ज्यादा सुनता नहीं था। तो ये साइंस ओलंपियाड्स के अंदर सबसे बड़ा ओलंपियाड है बाय फैक्टर की, मतलब बाकी क्विज के आधे के आसपास ही होंगे और सबसे पुराना है, सबसे अधिक प्रतिष्ठित भी है, मोस्ट प्रेस्टिजियस भी है। और इसमें एक और चुनौती ये भी है कि ऐसा प्रश्न देना जो पहले कभी किसी ने बनाया ना हो। हाँ, तो हर बार जो प्रश्न आते हैं वो पूरी तरह ओरिजिनल होने की कोशिश की जाती है कि ऐसा प्रश्न कभी भी किसी ने इसके जैसा भी कहीं प्रश्न semicircle like this. So you're trying to draw this point, right? If you do a 180-degree rotation for this whole picture, so if you just like rotate this around, right, this point will go somewhere here, right? Is that a rectangle? Yes, that will be a rectangle. The idea is that you will be able to measure somehow. I never thought about that. So the whole thing will become a rectangle. Oh, I never thought about this. Is so intuitive. इस बार जो मैंने सुना है 1.5 लाख छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत में। और जेई कितने लोग लिखते हैं? जेई में 17-18 लाख। 17-18 लाख। हाँ, तो इसका जेई से भी संख्या भी कम है। 10वां भाग है। What will a mathematician do without lead? Try. मैं आपको गणित का हिंदी टर्म बता रहा हूँ, हिंदी संज्ञा बता रहा हूँ, आप मुझे इसका इंग्लिश बताओ। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन जो हेज फंड्स हैं, क्वांट ट्रेडिंग कंपनीज हैं, मार्केट मेकिंग कंपनीज जैसे सिंगापुर में, वो लुकआउट पे रहती हैं कि वो चाहते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड से उनकी एक पाइपलाइन बन जाए। व्हाट इज अ लखन फंक्शन? Unique mathematical discovery in India. The Lakhan function. Attributed to Anil Kapoor. What is the cube root of 1030301? 1030301. Something like 101 type of thing. Correct. Exactly 101. मेरे एक मित्र थे, उन्होंने जेई हिंदी में लिखा था। हाँ, तो जेई हिंदी में होता है। तो उन्होंने जब वो पढ़ने आए आईआईटी में तो उनको बहुत सारी टर्म्स पता नहीं थी। तो अच्छा, तो टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि मरोड़ी लोढ़क बोल दिया किसी ने, तो अरे मरोड़ी लोढ़क है। 19 का जो मैथमेटिकल जो बात में हुआ था, वहां आपने जो छठी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 6, जो सबसे कठिन समस्या मानी जाती है, वो आपने बनाई थी। और ये भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने प्रॉब्लम नंबर 6 आईएमओ में पोज के लिए बनाई थी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसमें आपने कितना समय बिताया? नमो दर्शकों, आपका स्वागत है। हम आज अपनी पॉडकास्ट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष हमने 2 मैथमेटिक्स पे, गणित पे पॉडकास्ट किए थे। एक में हमने रुचिल माथुर, जो आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक विजेता थे, 17 वर्षीय रुचिल माथुर, उनसे बात की थी। और दूसरे में आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर निरंजन और प्रोफेसर कृष्णन के साथ हमने बात की थी। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं श्रीमान अनंत मुदगल, जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में बहुत बार भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। ये 2015 में ऑनरेबल मेंशन इन्हें मिला था। 2016 में इन्हें कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2017 में इन्हें फिर से कांस्य पदक मिला था। 2018 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। तो भारत के लिए 3 बार ये पदक जीत चुके हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में। और फिर 2019 में इन्होंने जो बाथ में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ था, उसमें प्रॉब्लम नंबर 6, जो सबसे कठिन प्रश्न माना जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का, वो इन्होंने बनाया था। इस वर्ष 2025 में जो प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की, उसमें अनंत मुदगल जी इस कमेटी के, इस समिति के सदस्य थे। 24 वर्षीय अनंत मुदगल फिर मैथमेटिकल ओलंपियाड में पदक जीतने के पश्चात चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से पढ़कर फिर कैम्ब्रिज में पढ़े मास्टर्स प्योर मैथमेटिक्स में। और फिर उन्होंने कुछ समय के लिए सिंगापुर में एक वित्तीय क्षेत्र में एक फंड में काम किया। और फिर भारत आकर इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई, मैथलॉट, जिसके द्वारा ये गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। और एक प्रकार से, जिस प्रकार से चतुरंग की चेतना भारत में जगी है, वैसे ही मैथमेटिक्स को लेकर, गणित को लेकर एक चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, स्वागत करें श्रीमान अनंत मुदगल जी का। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे गर्व हो रहा है कि आज हम गणित जैसे विषय में, मैथमेटिक्स जैसे विषय में बात कर रहे हैं, और वह भी हिंदी में। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके माता, आपके पिता, आपके परिवार में गणित का क्या वातावरण रहा, आपकी गणित में, मैथमेटिक्स में कब से रुचि हुई,
और मुझे ध्यान आ रहा है जब हमने रुशिल माथुर से बात की थी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था द गाय हैज मैथ इन हिज नेम, माथुर। तो मैं यही सोच रहा था आपके नाम में ही गणित है, अनंत का अर्थ है इनफाइनाइट और इन्फिनिटी दोनों। तो ये क्या आपके पिताजी ने कुछ सोच कर रखा था कि गणित में आप आगे बढ़ेंगे? ये तो विनोद की बात है, पर आपके परिवार के विषय में बताइए और गणित में आपकी कब से रुचि जागी और किस कारण से आप इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इतनी बार भारत के लिए पदक जीत कर आए? फर्स्ट मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया दर्शकों को। गणित में मेरी रुचि बहुत पहले से थी, तो मुझे ध्यान भी नहीं होगा कि कब से है। आप मान के चलें 5 से 6 वर्ष की आयु से, जब से उस आयु में मुझे पजल्स करना या मैथ्स की प्रॉब्लम्स करना, किसी भी तरह की छोटी से छोटी प्रॉब्लम करना, ये बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरे पिताजी वो अपने तरह समय मैथ्स के टीचर थे, तो वो मैथ्स के टीचर थे पिताजी? हाँ, वो गणित पढ़ाते थे अपने समय पे। तो बाद में वो एडमिन रोल में शिफ्ट हो गए। तो जब वो गणित पढ़ाते तो मुझे अपनी आयु से ऊपर की कई सारी समस्याएं देते थे, जैसे कोई नल का एक बर्तन को इतने समय भर देगा, कोई 600 इतने में खाली कर देगा, तो वो तो ये भरेगा या नहीं भरेगा। और उसमें वो ऐसे उलझाने की बातें करते थे कि लगता था कि भर जाएगा लेकिन नहीं भर पाता जी। तो ऐसे इस तरह की कई सारी प्रश्नावलियां दी, जैसे कई सारे ऐसे प्रश्न तो हमारे चलते रहते थे, रात को हम इसी चर्चा करते थे। 7-8 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे चेस में भी थोड़ा मेरी रुचि दिखाई कि आप खेलते हैं चेस? मैं अब चेस खेलता हूँ। क्या ओपनिंग है आपकी प्रिय? मेरी प्रिय ओपनिंग इंग्लिश ओपनिंग से मैं स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ। C4 इंग्लिश ओपनिंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मैं चेस में बहुत ज़्यादा, मैं अब तो उतना प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन जो मेरे स्तर पे लोग खेलते हैं उनको ये ओपनिंग कई बार नहीं पता होती, उसमें आपको शुरू में कई बार मिल जाता है जी। तो उन्होंने मुझे ऑल्सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो विषय था, जो 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ही सरल विषय है अपने आप में, कि समझाने के लिए आप किसी दूसरी कक्षा के बच्चे को भी समझा सकते हैं, उनकी रुचि जगा सकते हैं। तो वो ऐसे प्रश्न मुझे देते थे कि अगर 4 लोग खड़े हैं तो उनसे कितनी फोटोज बनाई जा सकती हैं, उनके कितने इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। और शुरू में मुझे इसकी कोई अनुमान नहीं था कि इसको कैसे करना है, इसका कोई तरीका क्या होगा। तो मैं ऐसे करता था कि हर एक पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन उसका बनता है, हाथ से लिख के उसको इकट्ठा करते थे। कभी 23 आता था, कभी 25 आता था, ब्रूट फोर्स में ट्राई करते थे इसको। लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा कि 5 के लिए करो, तो 5 के लिए तो करना मतलब 100 तक तो गिनना ही उसमें नहीं सिखाया जाता था, तो वो ही कठिन कार्य था। लेकिन उससे फिर एक मेथड जागरूक हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें एक तरीका है इसको करने का, जो किसी भी बड़े से बड़े अंक के लिए, किसी बड़ी सी संख्या के लिए भी जनरलाइज किया जा सकता है जी। तो यहाँ से मेरी रुचि जागी। उसके बाद 5वीं कक्षा में, ये तो एक ऐसा था कि बचपन में 2री कक्षा तक की बात थी, उन्होंने मुझे कभी दबाव नहीं डाला कि आप किसी ट्यूशन जाओ, तो मैं अपने जीवन में कभी किसी ट्यूशन नहीं गया। अच्छा। तो मुझे अनुमान नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा स्कूल की बाहर भी पढ़ाई की जाती है, ऐसा तो मेरे बचपन में कभी नहीं था। तो 5वीं कक्षा में ऐसे हमारे एक आर्यभट्टा एक एग्जाम होता था दिल्ली में, उसमें लोग भाग लेते थे जिनको इंटरेस्ट होता था। तो एक 10वीं कक्षा के अध्यापक थे जो हमारी 5वीं कक्षा में पढ़ाने आए थे। ऐसे ही एक दिन उनका एक गेस्ट लेक्चर था, तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र सा सवाल पूछा। उन्होंने बच्चों को पहले हीरोन्स फार्मूला समझाया कि ट्रायंगल का एरिया निकाला कैसे जाता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो ये जो उन्होंने फार्मूला सिखाया, तो अब मुझे तो ये फार्मूला समझ ही नहीं आया वो कर क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट कहाँ से आ रहा है, ये क्या होता है, मुझे कोई अनुमान ही नहीं लगा इसका। तो उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा सबसे, जिनको फार्मूला समझ आ गया ये प्रश्न ट्राई करें कि एक त्रिकोण है, इसके तीनों साइड जो है 3, 4 और 7 यूनिट है, तो आप इसका एरिया निकालें। तो हर कोई लग गया फार्मूला लगाने में। तो मुझे फार्मूला तो समझ आया ही नहीं था, मुझे अनुमान ही नहीं था करना क्या है इसमें। लेकिन ये लगा कि नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। मैं बाकी लोग उसको फार्मूला को अप्लाई करते थे, मैंने उनसे उठ के कहा कि नहीं, ये फार्मूला तो अप्लाई नहीं करता, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है। तो वो बड़े खुश हुए इस बात से। उन्होंने मुझे काफी प्रोत्साहन दिया बाद में कि 8वीं कक्षा में जब यही कंपटीशन एक बड़े स्तर पे किया जाता है, कि हमारे स्कूल को उस समय काफी नाम था इस कंपटीशन में, कि हम 1st, 2nd, 3rd ही आते थे आर्यभट्ट जो कंपटीशन था दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि अब 8वीं कक्षा में आप इसके लिए तैयारी करें अभी से। मैंने 6ठी से 8वीं कक्षा में मैंने उसको बहुत ध्यान नहीं दिया, 8वीं कक्षा में मैंने उसमें और मेहनत से पढ़ाई करी उसके, कि मुझे लगा कि नहीं, ये जो क्षेत्र है गणित का, कि स्कूल में जो कराया जा रहा है वो इतना अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। तो मैंने फिर उस प्रतियोगिता की तैयारी करी, और संयोग की बात है, ऐसा नहीं था कि मेरी कोई प्लानिंग थी इस तरह की, कि उसमें जितने भी दिल्ली से पार्टिसिपेंट थे उन सब में मैं फिर फर्स्ट आया था उन सब में। तो ये मेरे लिए एक प्रेरणा का कारण था कि उस समय लोग फिर कहने लगे, मेरे नाम से मेरे पिताजी को जानने लगे थे, ना कि ये कि उनके नाम से मुझे जानने लगे थे। तो ये एक मोटिवेशन का कारण था। तो बाद में उन्होंने कहा, मुझे उसी वर्ष, ये 2014 की बात है, उस वर्ष इससे कोई 2 या 3 महीने पहले दिसंबर में 2013 में उन्होंने मुझसे कहा था कि आप रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड करके एक एग्जाम होता है, आप इसको दें। तो मुझे लगा कि अब जो नॉर्मल जो हम एग्जाम करते हैं, इसमें तो मैं अच्छे से
किसी भी एग्जाम में 95 से कम आ ही नहीं रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, जैसे आर्यभट्ट की जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, इनमें भी 100 में से 99 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो इसमें क्या ही कठिन हो सकता है। मैंने दिया और जैसे मैं उस एग्जाम को देने बैठा, मुझे लगा तो ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं है आज तक। ये तो कि इस तरह के प्रश्न कभी देखे ही नहीं, और इस तरह के प्रश्न में ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा ज्ञान है जो मुझे नहीं पता इनको करने के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसी कोई भी चीज है जो हमें नहीं सिखाई गई जिसके आधार पे प्रश्न बनाए गए हैं। बस इसमें आपको अलग तरीके से सोचना है, लगाना है, सीखा लगाना। तो मैंने 6 में से दो प्रश्न तो मैं कर पाया पहले घंटे में, और बाद में मैं 4 प्रश्नों को देख के इतना ऐसे भयभीत हो गया उनसे कि तो ये तो क्या कर रहे हैं, कि मैं 1 घंटे बाद निकल के भी आ गया एग्जाम से। 3 घंटे का एग्जाम था, मैं 1 घंटे में वहां से ये तो क्षमता की बाहर। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जो हम कर रहे हैं इसके आगे भी और कुछ है, आगे भी कुछ है। और ये एक प्रेरणा का कारण था। ये ऐसा नहीं था कि इससे मेरा उत्साह कम हो गया, इससे उत्साह बढ़ गया जी, कि अभी 99 यहाँ आने के बाद भी अब वहाँ पे 2 पे ही हैं, 6 पे नहीं है। तो ये एक मोटिवेशन का कारण था। और उसी समय 2014 में जब आर्यभट्ट का एग्जाम पूरा हुआ, ये श्रेणी आई, उसके बाद जब मैं आर्मी की तैयारी करनी शुरू की, तो 2014 में इंडिया की आईएमओ टीम जब वापस आई थी तो जगह जगह इस बात की थोड़ी बहुत कोई न्यूज कवरेज थी। लेकिन थाईलैंड में एक वीडियो था कि जब अगले वर्ष 2015 में जब आईएमओ थाईलैंड में होने वाला था, तो उसकी हर साल आईएमओ एक क्लिप देता है कि अगले वर्ष हमारे यहाँ कहाँ होने वाला है। तो उस क्लिप को देख के मुझे बड़ी प्रेरणा मिली थी कि काश हम वहाँ जा पाए। मतलब उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे कोई स्वप्न भी नहीं देखा था कि यहाँ से जाने का। लेकिन ये था कि ये एक ऐसी चीज है जो एक सपना देखा जा सकता है, इसके पीछे प्रयास किया जा सकता है। उस समय मेरे स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जिसने आईएमओ तो भाग नहीं लिया था, लेकिन टीम सिलेक्शन टेस्ट में किसी की अच्छी श्रेणी आई हो ऐसा भी नहीं था। अच्छा। तो ये एकदम ऐसा फॉरेन कॉन्सेप्ट था हमारे, लेकिन मैं कभी किसी ने सुना भी नहीं था, ऐसा क्या कोई सोचा भी है। तो मुझे उस समय लोग कहते भी थे तुम क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तुम आईआईटी की तैयारी अभी से क्यों नहीं कर रहे। अच्छा। तो ये मुझे काफी दबाव पड़ता था उस समय स्कूल में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा। अच्छा। लेकिन मैं ये मेरी अच्छी आदत है, बुरी तो और लोग बताएंगे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं किसी की बहुत ज्यादा सुनता नहीं था। तो कोई मुझसे कहता था आप कैसे करें, मैं वो तो नहीं करता था जो कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट मैं करना चाह रहा हूँ, तो करके देखते हैं। एंड आरएमओ में संयोग की बात थी, उस समय में दिल्ली क्षेत्र में सेकंड आया, तो मुझे और प्रेरणा मिली कि अपना अच्छा भी किया लेकिन फर्स्ट नहीं आए जी। तो वो एक अच्छी पोजीशन है मेरे हिसाब से कि अपना अच्छा भी किया लेकिन फर्स्ट में आने के लिए और श्रम करना। एंड उसके बाद हम आईएमओ हुआ, फिर टीम सिलेक्शन टेस्ट का प्रोसेस हुआ, और पहली बार टीम सिलेक्शन, ये इसकी पूरी बड़ी एक हास्य की बात है एक तरीके से। तो मुझे लगा आईएमओ के बाद वो किसी एक और एड हॉक प्रोसेस से देख के कि कौन बेस्ट कर सकता है वो डिसाइड करते होंगे इन 60 में से 6 बच्चे कौन जाएंगे। तो मुझे लगा ऐसा कुछ टीम सिलेक्शन टेस्ट का मुझे अनुमान ही नहीं था, ऐसा कुछ एग्जाम भी होता है। और वहाँ कैंप में जाते ही मुंबई में पहली बार, ये मेरा दूसरी बात है जीवन में कि मैं मुंबई गया, और जाते ही उन्होंने कहा कि इसे 4 एग्जाम होंगे जो आईएमओ की तरह होंगे। अच्छा। तो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो मैं वहाँ पे गया, तो 6 लोगों की फाइनल टीम बनती है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही ऐसा था कि एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था बहुत ज्यादा, कि कभी उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ करने की। लेकिन उस एग्जाम में और आईएमओ में इतना ज्यादा अंतर था कि उसकी कठिनाई को देख के भी मुझे लगा कि नहीं अभी भी और कुछ करना है। अच्छा। और जब पहली बार आईएमओ जाने को मौका मिला मुझे, तो मुझे उस समय विश्वास भी नहीं था कि ये संभव है। मैं तो उस समय मेहनत कर रहा था, लेकिन यहाँ से ये कहानी शुरू हुई एक तरीके से कि पहली बार आईएमओ जाने के बाद बाकी का अपने आप चलता रहा। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो जो आईएमओ प्रोसेस की आपने बात की, एक जैसे जो IOQM होता है, फिर एक रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है जो दिल्ली क्षेत्र का आपने बताया, फिर एक इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, फिर कुछ TST का एक एग्जाम है, क्या है मैं नहीं आता, फिर आईएमओ है। तो इसके विषय में संक्षेप में बताएं क्या ये प्रक्रिया है और कैसे इस प्रक्रिया से होकर लोग फिर आगे आईएमओ में भी पदक लाकर फिर आगे क्या करते हैं, ये लोग इनके क्या करियर स्कोप है, क्या ये लोग आगे पढ़ने जाते हैं, कहाँ काम करने जाते हैं, इस पर कुछ बताएं। तो इसको व्याख्यात करने से पहले मैं आईएमओ से शुरू करूंगा कि वहां से हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि इसकी प्रणाली क्या है और इससे आगे क्या करते हैं। तो 1959 में 7 यूरोपियन देशों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि जैसे हर एक क्षेत्र में खेलों में जैसे ओलंपिक्स होता है, ऐसे गणित में भी जो 20 वर्ष से कम के हैं जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में भाग नहीं लिया है, उनके लिए हम प्रतियोगिता करते हैं जो स्कूल के से ज्यादा एक चैलेंजिंग प्रतियोगिता होगी, हम ऐसा आयोजन करते हैं। तो रोमानिया में पहली बार हुआ था 1959 में, 7 यूरोपियन देशों को आपस में उन्होंने प्रतिस्पर्धा की। इसीलिए रोमानियन मास्टर्स आज भी होता है। रोमानियन मास्टर्स ये थोड़ा बाद में आया, लेकिन रोमानिया में कल्चर बहुत स्ट्रांग है मैथ्स का। जैसे मैं इसके विषय में आपको बाद में बताऊंगा 2018 में कि रोमानिया में कितना उनको दिलचस्पी थी, और आज भी रोमानिया के ये मुझे जानने की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, पर वो भी आईएमओ में परफेक्ट स्कोर होते हैं अपने टाइम में। क्या बात है। तो रोमानिया में इसका बहुत एक विख्यात कल्चर है इसका। तो
1959 में यहाँ से ये बात शुरू हुई और धीरे धीरे करके और देशों ने भाग लेना शुरू कर दिया। आई थिंक 1974 में शायद अमेरिका ने भाग लेना शुरू कर दिया। ऐसे फिर 1986 में इंडिया ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे और इंडिया ने इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया। लेकिन 1989 में उन्होंने पहली बार अपनी टीम भेजी। अच्छा। तो भारत का जो पहला पार्टिसिपेशन था वो 1989 में था। और उस समय ये मुझे ध्यान नहीं होगा कि उस समय लीडर कौन थे, क्योंकि उस समय का इतिहास थोड़ा डॉक्यूमेंटेड भी उतना अच्छे से नहीं है आईएमओ की वेबसाइट पर। आपको तो जन्म नहीं होगा? मैं तो जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म से 11 वर्ष पूर्व की बात है ये, तो मुझे इसका अनुमान नहीं होगा। लेकिन 1989 से लेकिन हमने हर वर्ष पार्टिसिपेट किया है 2020 को छोड़ के, जहाँ दुर्भाग्यवश कोविड कारण हमने भाग नहीं लिया। तो उसके अतिरिक्त हमने हर जगह इस इवेंट में भाग लिया है। और आज की तिथि में आईएमओ में 110 देश थे जो ऑस्ट्रेलिया में आए थे, जिनकी सारी जनसंख्या मिला लें तो विश्व के 95% के आसपास सभी जनसंख्या इन देशों से कवर हो जाती है। अच्छा। तो ये साइंस ओलंपियाड्स के अंदर सबसे बड़ा ओलंपियाड है बाय फैक्टर की, मतलब बाकी कोई इसके आधे के आसपास ही होंगे। और सबसे पुराना है, सबसे अधिक प्रतिष्ठित भी है, मोस्ट प्रेस्टिजियस भी है। एंड इसकी जो सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है इस प्रतियोगिता का, कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे हैं कि कोई 9वीं 10वीं कक्षा का बच्चा उनको पढ़ के समझ सकता है कि प्रश्न चाहता क्या है आपसे, कि आपको क्या साबित करना है, आपको क्या प्रमाणित करना है, ये बच्चा उसको देख के समझ सकता है। परंतु अगर आपको सुलझा नहीं सकता। कुछ लोग कर भी देते हैं, सुलझा भी देते हैं, लेकिन सुलझाने के लिए यदि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है, कोई रिसर्चर भी है, उनको भी उतनी कठिनाई होगी जितनी किसी 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे को होगी। इसमें एडवांस नॉलेज से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता। और इसमें एक और चुनौती ये भी है कि ऐसा प्रश्न देना जो पहले कभी किसी ने बनाया ना हो। हाँ, तो हर बार जो प्रश्न आते हैं वो पूरी तरह ओरिजिनल होने की कोशिश की जाती है, कि ऐसा प्रश्न कभी भी किसी ने और इसके जैसा भी कहीं प्रश्न इसमें तो नहीं, किसी और भी एग्जाम में दुनिया में जैसे जो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की वेबसाइट है, या जैसे कोई ईजीएम ओलंपियाड है, एपीएम ओलंपियाड है, कोई भी ओलंपियाड किसी भी देश का, हर एक देश के नेशनल ओलंपियाड है, वहां भी नहीं आया हो। तो ऐसे लाखों सवालों में से कोई एक भी नहीं होना चाहिए जो इससे मिलता जुलता भी हो। तो इसका चयन बहुत ही कठिन काम है अपने आप में, कि ऐसे ऐसे इसको फिल्टर कर पाना और हर वर्ष ऐसे नए ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना। यहाँ तक कि जो आधुनिक देश हैं जो इसमें टॉप 10 या टॉप 20 की श्रेणी में आते हैं, वो अपने नेशनल ओलंपियाड में भी यही प्रयास करते हैं कि ऐसा सवाल कहीं और ना आए। तो अब भारत भी जैसे ये प्रयास करने लगा है पिछले कुछ वर्षों में। तो यहाँ से आईएमओ की बात शुरू होती है। अब भारत का जो प्रोसेस है कि हर देश का अपना प्रोसेस होता है। हर देश को 6 स्टूडेंट्स तक भेजना अलाउड होता है आईएमओ, और उनको अकम्पनी करने के लिए टीम लीडर, डिप्टी लीडर और 2 ऑब्जर्वर्स तक भेजना उनको अलाउड होता है। इसमें हर एक देश की अपनी अपनी प्रणाली है। कुछ के 2 ईयर के प्रोग्राम है, जैसे अमेरिका के हैं। भारत का प्रोग्राम ऐसा है कि हम साल भर के अंदर ही हम अपनी टीम का चयन करते हैं हर वर्ष। तो आईओकेम्स का प्रथम स्टेज है, आईओकेम्स का पहला भाग है, जिसमें इस बार जो मैंने सुना है 1.5 लाख छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत में। तो 1.5 लाख लोग आईओकेम का एग्जाम देंगे अभी अगले महीने, शायद अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरू में। अच्छा। मैंने उसकी तिथि अभी नहीं देखी। और जेईई कितने लोग लिखते हैं? जेईई में 17-18 लाख। 17-18 लाख। हाँ, तो इसका जेईई से भी संख्या अभी कम है, 10वां भाग है। तो भी अच्छी प्रगति है कि पहले तो ये 50,000 के आसपास हुआ करता था, अभी 1.5 लाख तक बढ़ गया। 1.5 लाख लोग लिख रहे हैं। प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है, हर साल इसमें अधिक से अधिक लोग आते हैं। आईओक्यू में और ये 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक सेम एग्जाम होता है। तो ऐसा नहीं है कक्षा में भी कोई अंतर है। तो 8वीं क्लास और कई बार 8वीं कक्षा का बच्चा भी 12वीं कक्षा वाले बच्चे से बेहतर परफॉर्म करता है। आप तो 9वीं में भी गए थे। 9वीं में गए थे। तो इसमें आईयू से फर्क नहीं पड़ता, ना ही इसमें कोई एडवांस नॉलेज से फर्क पड़ता है कि अगर आप प्रोफेसर हैं तो भी आपको उतनी कठिनाई होगी इसमें जितनी आपको किसी एक 7वीं 8वीं बालक को होगी। ऐसा ये आईओक्यू जो पहला स्टेज है, इसके बाद रफली तो भारत को इन्होंने 30 राज्यों में बांट रखा है। जो हमारे राज्य हैं उन्हीं के अनुसार मोरलेस बांट रखा है। वो हर एक राज्य से रफली 300 बच्चों का चयन होता है आरएमओ देने के लिए, उस राज्य का एग्जाम देने के लिए। लेकिन वो जनरली सेम एग्जाम होता है। कुछ प्रांतों में अलग होता है कि अगर तिथि अलग है तो उनको अलग एग्जाम देना पड़ता है, बट जनरली ये सेंट्रलाइज होता है। अच्छा। तो ये एग्जाम जब देते हैं तो उन 300 में से 30 बच्चे आरएमओ क्वालिफाई करते हैं एक एक राज्य से। और इनका जो पूरा यूनियन ले लें तो ये 900 के आसपास 900 बच्चे होते हैं जो इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, हमारा नेशनल ओलंपियाड है, उसमें भाग लेते हैं। इन 900 से घट के वो सिर्फ 60 बच्चे रह जाते हैं जो फाइनली आईएमओ के कैंप में मुंबई में जो होता है उस होमी बाबा सेंटर में। आजकल वो चेन्नई मैथ्स इंस्टीट्यूट में होने लगा है। अच्छा। वहाँ उनको न्योता दिया। आप गए हो सकता है इसलिए इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट तो इन 900 से घट के वो 60 बच्चे रह जाते हैं। और जो नेशनल ओलंपियाड होता है वो इंटरनेशनल ओलंपियाड के नजदीक आते रहता है। तो आईओक्यू का फॉर्मेट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है।
आरएमओ का फॉर्मेट जो है वो 6 क्वेश्चन 3 घंटे में प्रूफ बेस्ड एग्जाम है। आईएनएमओ जो है वो 4.5 घंटे में 6 क्वेश्चन प्रूफ बेस्ड एग्जाम अगेन। तो ये क्लोजर। आईएमओ कितने घंटे में रहता है? आईएमओ 2 दिन में रहता है और दोनों दिन 4.5 घंटे का एग्जाम होता है, 3 क्वेश्चन एक दिन में। अच्छा, तो टोटल 6 क्वेश्न होते हैं, तो कुल 9 घंटे। 6 प्रश्नों के लिए 9 घंटे। और आप किसी से ही वहां बात करेंगे तो कहेंगे कि कम है। तो ये आपको कठिनाई का भी अनुमान देता है कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने तैयारी भी कर रखी है उनको भी लगता है 9 घंटे कम। और ये टीएसटी क्या है? तो आईएनएमओ के बाद जो 60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अब इनमें से आपको 6 बच्चों की भारत की टीम निर्धारित करनी है। तो इसके लिए 4 टेस्ट का हम प्रोसेस बनाते हैं। अच्छा। पहले आपको 2 प्रैक्टिस सेशन के अलग जो दिए जाते हैं, जो आईएमओ के स्टाइल में होते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अनुमान लग जाए कि कैसी कठिनाई होगी इसमें। और 4 टेस्ट होते हैं वो 2 दिन में होते हैं, कि जैसे एक दिन अगला दिन जैसे आईएमओ होता है तो ये 2 दिन का टेस्ट है आईएमओ के फॉर्मेट पे, 4.5 घंटे 3 क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरी बार होता है ये 3 या 4 दिन के अंतर पे जी। तो इन 4 टेस्टों के जो टोटल होता है उसके बेसिस पे जो टॉप 6 बच्चे होते हैं उनको भारत की टीम में निर्धारित किया जाता है। अच्छा, 4 बार आप उन टॉप 6 में आए। क्या बात। क्या और भी लोग हैं जो 4 बार ओलंपियाड में जा चुके हैं भारत से? ऐसे हैं, गिने चुने होंगे, बहुत गिने चुने लोग हैं ऐसे जी, जिनमें से जो प्रांजल श्रीवास्तव हैं वो ऐसे हैं। अगर 2020 में कोविड ना होता और भारत पार्टिसिपेट करता तो 5वीं बार भी जा सकते थे वो। 5वीं बार? हाँ, तो उन्होंने 8वीं में पहली बार दिया था। अच्छा। तो 5वीं बार भी जा सकते थे वो। अच्छा। लेकिन वो 4 बार ही गए हुए हैं एक तरीके से। जो मेरी जानकारी है कि आदित्य मनगुडी जो इस बार पिछली बार भी तो पदक जीते थे, वो 2022 और 23 में भी थे। वो भी शायद 4 बार जा चुके हैं। इससे पहले, तुम मेरे समय से पहले 1990 से लेकर 2005 तक के बीच में भी ऐसे 2 या 3 लोग थे जो 4 बार गए हैं। पर ये 5 या 6 बार ही हुआ है भारत के इतिहास में। 5 या 6 बार भारत के इतिहास में 4 बार इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में किसी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आप उनमें से एक। भारत के लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए गर्व का विषय, आप हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप बताएं, जो इस वर्ष का ओलंपियाड था, इस वर्ष हम 7वें स्थान पर रहे। पिछले वर्ष हम 4थे स्थान पर रहे थे, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस वर्ष 7वें पर रहे हैं। हमारे आगे कुछ देश निकल गए हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं इस वर्ष हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 3 स्वर्ण पदक रहे हैं। तो ये क्या है, इस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? आप परफॉर्मेंस जो इस बार रही उस पर कुछ आप टिप्पणी करें। तो मैं कहूँगा कि भारत ने जो उन्नति की है पिछले 3 वर्षों में, ये ऐसा है कि इसको इतना अद्भुत कहा जाएगा कि और किसी देश ने भी शायद ऐसा ना किया हो। ये आपको ढूंढने से भी मुश्किल मिलेगा, क्योंकि अब 2022 में देखें तो हमारा शायद हमें श्रेणी को 28 के आसपास थी, जो 2022 के आसपास। 22 में 28 स्थान पे थे। 22 में शायद 28 स्थान के आसपास थे। होता है गलत ध्यान में, होता है ये 22 के आसपास। आपके समय किसके साथ स्थान रहता था हमारा? उस समय हमारा 20 तो बहुत कठिन आता था, 30 के आसपास हमारा स्थान रहता था। 30 से 40 के बीच में। अच्छा। और उससे पहले भी हमारा स्थान ऐसे ही रहता था कि हम 30 से 40 के बीच में रहते थे। एक वर्ष के अंदर 2022 से 23 के अंदर हम 20 से कभी हम अंदर भी नहीं आते थे। 2019 में हम 15वें आए थे, जो कि हमारे एक सेलिब्रेशन का कारण था उस समय। अच्छा। और 2012 में हम 11वें आए थे, जो एक ऐतिहासिक था उस समय। अच्छा। लेकिन इन दोनों गैप ईयर्स के दौरान, और एक बार 98 में जब वाजपेयी जी मिले थे तब 1998 में हमारा गोल्डन ईयर माना जाता था, उसमें हम 7th आए थे। 7th। उस समय आईएमओ में कोई देश इतने नहीं थे, 100 देश नहीं थे। तो उसके कुछ 70 के आसपास देश थे उसमें। अच्छा। तो लेकिन उतने के बाद भी हमारे उसमें 3 स्वर्ण पदक आए थे और तीनों ने आगे जाके भी बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। अच्छा। तो ये हमारी लेजेंडरी टीम मानी जाती थी 1998 में। एक ऐसे हिस्टोरिक ईयर माना जाता था, जैसे कपिल देव की 83 की टीम थी, जैसे क्रिकेट में 83 की टीम थी जब तक 2011 नहीं आ गया। तो ऐसे ही जी इसको एक ऐतिहासिक टीम माना जाता था, 98 की टीम को। और ये किसी की मान्यता नहीं थी 2023 में कि हम इसको बीट कर पाएंगे कभी भी। अच्छा। ये ऐसा कोई नहीं जी, कोई उनको पढ़ा रहा था बच्चों को या कोई भी ऐसी मान्यता नहीं रखता था। तो ये बड़ी हमारे 23 में क्या स्थान रहा हमारा? 23 में हम 9वें स्थान पे थे, लेकिन रिलेटिव रैंक में हम 98 से आगे थे। अच्छा। हमें जो रिलेटिव रैंक थी आउट ऑफ द कंट्रीज ऑलरेडी इससे आगे थी जी। तो ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण था कि अब हम और अच्छा कर सकते हैं जी। 23 के और 24 में हम चौथे स्थान पे थे, जो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है हमारा। और हम तीसरे स्थान से सिर्फ 1 अंक की दूरी पे थे 6 लोगों के बीच में। साउथ कोरिया से हम वो 168 पे थे, हम 167 पे थे। जी मेरे ध्यान है। और 25 में हम चौथे से 7वें पे आ गए, तो लोग इसमें कह सकते हैं कि हम पीछे हट गए। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 का जो एग्जाम था और 24 का जो एग्जाम था उनमें अंतर था एक तरीके का। अच्छा। जिसमें जो इसमें एक्सपर्ट कहेंगे उनकी अपेक्षा ये थी कि या तो भारत बहुत अच्छा कर सकता है, या तो हमें एक ऐसा माइलेज मिल सकता है कि हम टॉप 3 को टक्कर दे सकते हैं, या हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है कुछ। ऐसा कहता है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम 3 था, यूजुअली एग्जाम जो होता है 1 to 3 ऑर्डर में होते हैं। अच्छा। क्वेश्चन 1 एक डे का सबसे आसान होता है, क्वेश्चन 2 मध्य
डिफिकल्टी का होता है, क्वेश्चन 3 हार्डेस्ट होता है, ऐसे ही 4 5 6 में सेम ऑर्डर होता है आपस में। क्वेश्चन 3 जो था वो इतना कठिन नहीं था जितना नॉर्मली होता है, तो उससे ये था कि हमें उम्मीद थी कि हम सारे के सारे हमारे छात्र इसको कर सकेंगे, ऐसी एक संभावना हो सकती है जिस सिचुएशन में हम टॉप 3 कंट्रीज को चैलेंज कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कोई और देश हो जो उसमें हमसे आगे निकलने के प्रयास कर सकते हैं। तो एक वॉलेटाइल ईयर था हमारे लिए। अच्छा, लेकिन वॉलेटिलिटी के बाद भी हम कह सकते हैं कि हम 5वें के आसपास हैं हमेशा के लिए। तो अब ये एक लॉक्ड इन रैंक हो चुकी है कि अब मेरे समय में अगर भारत 10 के अंदर आ जाए तो लोग उस पर उसमें प्रतीत करते थे। अब मैं वहां पर था ऑस्ट्रेलिया में, उन लोगों से बात कर रहा था, ये अपेक्षित है कि 10 के अंदर तो आना है, अपेक्षित भी है 10 के अंदर आना है। और उनको इस बात का आश्चर्य भी नहीं कि 7वां हुआ या 4था हुआ, उनको था कि भारत तो एक शक्तिशाली टीम है। चीन और अमेरिका 1 और 2 पे वो तो बहुत उसमें किसी को कोई उनका जो ट्रेनिंग का माध्यम है वो भी इतना श्रेष्ठ है हमसे कि हमें समय लगेगा हमें उनसे कैच अप करने में। और अब आप ये बताएं जो इस बार एक और आपकी उपलब्धि कही जाए और भारत के लिए भी उपलब्धि कही जाए कि जो प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी होती है, जो प्रश्न चयन समिति होती है, उसमें आप एक सदस्य थे। तो ये प्रॉब्लम सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, क्या पहले कोई भारतीय इसका सदस्य रहा है, और इसमें जो अंदर काम होता है क्या होता है, इसको संक्षेप में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं आपको इसको संक्षेप में बताता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आईएमओ में हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन की डिमांड होती है, तो ये इनका संचार ऐसे होता है कि हर देश को 6 प्रश्न आईएमओ में प्रपोज करना अलाउड होता है कि अब 6 की एक सूची हर एक देश सबमिट कर सकता है, और वो भी इसी क्रम में रहते हैं, कठिन फिर सरल फिर कठिन, 1 2 3 4 5 6। वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो कैसे भी उसको क्रम में रखें। वो बस अपने क्वेश्चंस को सोल्यूशन समेत सबमिट कर देते हैं। तो रफली 60 या 70 देश हैं जो एक्चुअली सबमिट कर पाते हैं उस पूरी सूची को, और लगभग मिला के आपके पास 250 के आसपास प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह हर देश का मानना है कि पूरी तरह ओरिजिनल है। हम चाहते हैं और वो उस पर गर्व भी करते हैं कि अगर उनका प्रश्न आईएमओ की शॉर्टलिस्ट तक आ जाए या आईएमओ में आ जाए, तो इन 250 प्रश्नों से अब 250 प्रश्नों पर अगर विचार होने लगेगा, विवाद होने लगेगा, तो आपको 6 प्रश्न तो अगले वर्ष तक नहीं मिलेंगे। तो एक कमेटी बनाई जाती है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो आईएमओ के मेडलिस्ट हैं पुराने, या जिनकी एक जो विख्यात हैं इस क्षेत्र में, कि उनको बुलाया जाए और उनकी एक सदस्य दल बनाया जाए। तो इस वर्ष ऐसे 25 लोगों को इकट्ठा किया गया ऑस्ट्रेलिया में। उनमें से रफली 15 ऑस्ट्रेलिया से ही थे या न्यूजीलैंड से थे, और बाकी 10 विदेशों से बुलाए गए थे। अच्छा। जो अपने क्षेत्र में विख्यात हैं, जिनका नाम सुना जाता है इन सर्कल्स में। तो मुझे भी इसका सदस्य बनाया गया था, जो भारत के लिए मैं कहूँगा गर्व की बात है, क्योंकि इससे पहले कोई भारतीय नहीं था। इससे पहले कोई भारतीय नहीं था। हर बार होस्ट कंट्री को अलाउ किया जाता है बनाना। तो 1996 में जब भारत ने आईएमओ किया तो उस समय हो सकता है कि भारत की कमेटी हो, लेकिन विदेशी किसी आईएमओ में भारत से किसी को पहले नहीं बुलाया गया है। अच्छा, तो ये पहली बार है कि विदेशी आईएमओ, भारत के लिए भी गर्व की बात है जी। तो जब मैं वहां गया तो उससे मुझे एक दृष्टिकोण भी अलग मिला जो पहले नहीं था मेरे पास। तो पहले मुझे नहीं पता था कि आईएमओ के पीछे क्या होता है। तो जब मैंने पीछे देखा, और तो इस 250 प्रॉब्लम की सूची को आप 30 में कंडेंस करते हैं, जिसको आईएमओ शॉर्टलिस्ट कहा जाता है, जो अगले वर्ष पब्लिक कर दी जाएगी। कि 2025 की जो आईएमओ शॉर्टलिस्ट है वो 2026 के आईएमओ के बाद पब्लिक में रिलीज कर दी जाएगी। अच्छा। क्योंकि इस शॉर्टलिस्ट को लोग अपने टीम सिलेक्शन के एग्जाम्स में यूज करते हैं, अपनी टीम का चयन करने के लिए सीक्रेटली यूज करते हैं, क्योंकि इस क्वालिटी के क्वेश्चन बनाना भी कठिन है कि आप 10-12 क्वेश्चन से बनाने चाहें तो पूरा देश लग जाए तो बनाना कठिन हो जाता है ऐसा। इसलिए इसको एक गुप्त रखा जाता है साल भर के लिए। तो उन 250 को कट डाउन करके 30 तक बनाने के लिए इस कमेटी का रोल होता है। उस 30 की जो एक शॉर्टलिस्ट बन जाती है, इस पे वोटिंग होती है। जो 100 देशों के जो लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं इन देशों के, वो इस पे विचार विमर्श करते हैं, उपयुक्त रहेगा। कई बार इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो आईएमओ के लिए ज्यादा कठिन होते हैं, कि अगर आपने ये आईएमओ में दे दिया तो कोई कर ही नहीं पाएगा 4.5 घंटे में इसको। अच्छा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं इन शॉर्ट। जेईई के स्तर से तो बहुत कठिन होते हैं। हाँ, जेईई के स्तर को अगर आपको ओलंपियाड की श्रेणी में डालना है तो आप कहेंगे कि आईयूकेएम और आरएमओ एक अच्छा पैरेलल है उसका। अच्छा। आईएनएमओ जो मॉडर्न आईएनएमओ है, जो पिछले 3 वर्ष में हो रहा है, वो ऑलरेडी जेईई के स्तर से काफी ऊपर निकल जाता है गणित के अंदर एटलीस्ट। बाकी क्षेत्र में मुझे इतना अनुमान नहीं होगा, लेकिन गणित में ऐसा अवश्य है। और आईएमओ में आते आते वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि किसी अंडर ग्रेजुएट के लिए भी ये बहुत कठिन होगा, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी कठिन होगा। तो ये इसकी स्तर, क्योंकि ये नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपको कुछ नया इन्वेंट करना होगा, चाहे छोटे से स्तर का ही, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरह का कोई नया आविष्कार करना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन होता है अपने आप में। अच्छा। तो अब जो ये शॉर्टलिस्ट पे वोटिंग होती है लीडर्स के माध्यम से, वो लीडर्स आपस में चयन करते हैं कि 6 प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें हमेशा उनका विवाद रहता है, तो कोई कभी किसी से खुश होकर नहीं निकल के आता, किसी को ये संतुष्टि जनरली नहीं होती कि जो 6 में प्रश्न चाहता था वो आ गया। 23 में भारत को इस तरह की संतुष्टि थी। हमारे लीडर पृथ्वीजीत थे, मैं उनके साथ ऑब्जर्वर था, जो टीआईएफआर में है, एचपीसीसी में वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारा। अच्छा।
तो मैं और वो गए थे, वो लीडर थे, मैं उनके ऑब्जर्वर था। ये कब की बात है? 2023 में जापान में 23 आए हूँ मैं। अच्छा तो उस समय हमें ऐसी संतुष्टि थी कि जिन 6 प्रश्नों को हम चाहते थे वही आ गए। अच्छा। ऐसी संतुष्टि हर किसी को नहीं मिलती, किसी देश को हाँ ढूंढने से मिलती है। तो इस बार ऐसा कोई नहीं था जो इससे बहुत संतुष्ट था। लेकिन क्योंकि ये क्यूमुलेटिव ओपिनियन है, तो रफली हमेशा ऐसा होता है कि जो शॉर्टलिस्ट की बेस्ट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं वही आईएमओ में रफली आते हैं हर जी। बार। तो इस बार जैसे प्रॉब्लम 6 जो था वो सबसे पसंदीदा प्रॉब्लम था सभी का, जबकि उसको बहुत कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। मतलब पूरे अच्छा। उस समूह में कोई ऐसे 1 या 2 लोग ही होंगे उन 100 में से अच्छा जो उस पर कुछ प्रोग्रेस कर पाए होंगे। जी। तो ये एक वोटिंग प्रोसेस होता है जिसके बेस पे पेपर डिसाइड होता है। इस प्रोसेस को भी पीएससी गाइड करती है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कमेटी है, अच्छा कई बार जब लीडर्स अपना मत नहीं बना पाते कि उनको 1 या 2 दिन होते हैं सबको ट्राई करने के लिए, अगर वो अपना मत नहीं बना पाते हैं तो हम उनको परामर्श करते हैं कि आप ऐसे करें। और बाद में जब आईएमओ खत्म हो जाता है तो उसकी चेकिंग होती है। ये एक ट्रेडिशनल एग्जाम की तरह चेकिंग नहीं होती कि आपने अपने उत्तर दे दिए हम उसको मार्क कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि आपके प्रूफ होता है कोई बिल्कुल नया सोल्यूशन हो जो जी। हमने आविष्कार ही न किया हो जिसका। अच्छा पीएससी हर एक प्रश्न के रफली 8 से 10 अलग अलग सोल्यूशन बनाने की प्रयास करती है, अच्छा किंतु उतने के बाद भी कोई बच्चा होता है जो कुछ और ही कर देता है जो हमें नहीं अच्छा। पता होता। तो उसकी इवैल्यूएशन के लिए कोऑर्डिनेशन की टीम बनाई जाती है जिसमें अच्छा। 80 से 90 लोग इकट्ठे होते हैं और वो टेबल्स पे बैठे होते हैं कि वो हर एक टेबल पे 10-10 20-20 देशों के वो पेपर चेक करते हैं। उस चेकिंग के प्रोसेस में भी पीएससी एक योगदान देती है, हेल्प अच्छा। करती है। अच्छा चलिए, बहुत आनंद आ रहा है। अब एक छोटा सा हम कुछ अलग हटके आपसे पूछेंगे और मैं आपसे 10 प्रश्न पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं आपको गणित का हिंदी टर्म बता रहा हूँ, हिंदी संज्ञा बता रहा हूँ, आप मुझे उसका इंग्लिश बताएंगे। ठीक है, ये मेरे लिए कठिन होगा लेकिन मैं हिंट आप ले सकते हैं, आप जितनी हिंट चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है। और ये सारे जो मैंने जो शब्दावली ली है, जो टर्म दी है, ये जो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, उनकी वेबसाइट पर इन्होंने हिंदी में, बंगाली में, गुजराती में सब में गणित की शब्दावली छापी है। तो चलिए, पहला टर्म है अनिश्चित समाकल। ये क्या है? अनिश्चित समाकल, अनिश्चित सीम्स लाइक अननोन वेरिएबल, इस तरह का। निश्चय अर्थात डिटर्मिनेशन, तो अनिश्चित अर्थात तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, इस तरह का। क्लोज अनिश्चित समाकल है इंडेफिनिट इंटीग्रल। समाकल मुझे शब्द नहीं पता था। जी जी जी। बट ये समझ में आता है कि समय तरीके से आप पूरे उसको जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी। अपरिमित सीम्स लाइक अनबाउंडेड एक तरीके से। और आपका नाम? अनंत, इंफिनिटी। हाँ। गुणोत्तर श्रेणी आप समझ जाएंगे। क्लास, रैंक, एक तरीके से ऑर्डर, सीक्वेंस, इस तरह के सीरीज। अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी। डाइवर्जेंट सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। चलिए, अष्टफलक क्या होता है? अष्टफलक, अष्ट तो 8 को एक तरीके से। करेक्ट। फलक जो वैल्यूज देता है, एक तरीके से फल देता है, यानी फंक्शन की तरह से। हाँ, पर अष्टफलक, फलक कहते हैं सरफेस को भी कहते हैं, सरफेस को भी कहते हैं। तो 8 जिसके सरफेस है ऑक्टाहेड्रॉन। करेक्ट। आनुभाविक प्रायिकता। अनुभविक प्रायिकता, अनुभविक एक्सपीरियंशियल तरीके से। प्रायिकता यानी लर्निंग। प्रायः जो बहुत बराबर होता है, प्रायः कहते हैं। प्रायिक होता है जो फ्रीक्वेंट रहता है। प्रायिकता कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो आनुभाविक प्रायिकता क्या हुई? तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। बहुत सही। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और कोण एक तरीके का, तो ट्रायंगल या कोण एक तरीके से। कोण कहते हैं एंगल। करेक्ट। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन, ये मेरा गेस होगा इसमें एक्यूटी ऑब्ट्यूज, बट किस ऑर्डर में ये इसमें है? अच्छा, आपको हिंट देते हैं। पतन अर्थात गिरना और परावर्तन अर्थात लौटना। हाँ। आपतन कोण, परावर्तन कोण, लौटना। एक और हिंट देते हैं आपको। ये इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो ये राइट एंगल एक तरीके से, ये दोनों तरफ बराबर। आप अपना रूप देखते हैं दर्पण में? इससे बड़ी हिंट नहीं दे सकता। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट। आपतन कोण गिरने का एंगल और परावर्तन कोण लौटने का एंगल। चलिए, आप समझा रहे हैं तो मुझे समझ भी आ रहा है कि हाँ। आवर्ती फलन क्या होता है? आवर्ती फलन, आपने अष्टफलक में ठीक हुआ था। अष्टफलक में आपने फंक्शन बोला था, फलन फंक्शन है। तो आवर्ती फलन क्या हुआ? आवर्ती की मैं कोई संख्या से नहीं जोड़ पा रहा हूँ उसको कि आवर्ती। हाँ, आवर्ती होता है जो बार बार होता हो।
फलन हो गया फंक्शन, आवर्ती फलन क्या हुआ? पीरियोडिक फंक्शन। करेक्ट। अच्छा अब बताइए एकक वृत्त क्या होता है? एकक वृत्त, ये तो आप जान जाएंगे। तो एक है एक जो एक है जैसे एक तरीके से इंजेक्टिव में सोच रहा हूँ कि एक अर्थात एक संख्या और वृत्त गोला तो एकक वृत्त हुआ एक और गोला ये किस संख्या है? इसमें साइन कॉस हम डिफाइन करते हैं ये tan से यूनिट सर्कल। अच्छा एकक वृत्त रेडियस जी। अच्छा एकल समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय सीक्वेंस को समुच्चय हो गया ढेर कलेक्शन। इसे गणित में कहेंगे सेट। तो करेक्ट सिंगलटन सेट। क्रम गुणित क्या होता है? क्रम गुणित क्रम यानी ये सीक्वेंस हुआ कि क्रम हुआ सीक्वेंस क्रम गुणित अर्थात गुणा करना तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है गुणा करना। क्रम गुणित होता है फैक्टोरियल ओके तो फैक्टोरियल। अच्छा नेचुरल जो क्रम लेना है उसका ठीक है। अच्छा और 10वां गणितीय आगमन क्या होता है? गणितीय आगमन मैथमेटिकल प्रूफ कुछ और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा यहाँ पे। गणितीय प्रमाण हो गया मतलब गणितीय आगमन अराइवल हुआ एक तरीके से। हाँ और आगमन समझना भी होता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन करेक्ट बहुत बढ़िया। चलिए काफी सारे ऐसे शब्द सीख लिए जो मुझे नहीं पता था कि ये काम में आएंगे क्योंकि जैसे इनमो का पेपर जब हिंदी में अनुवादित किया जाता है इनमो का होता है हिंदी में पेपर। इनमो का बैक साइड जो होता है पेपर का वो हिंदी में होता है। सीबीएसई का पेपर हिंदी में होता है। सीबीएसई का पेपर जो आता है गणित का हिंदी में एक और आता है एक और इंग्लिश में आता है। तो मेरे एक मित्र थे उन्होंने जेई हिंदी में लिखा था। हाँ तो जेई हिंदी में होता है। तो उन्होंने जब वो पढ़ने आए आईआईटी में तो उनको बहुत सारी टर्म्स पता नहीं थी। तो अच्छा तो टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? अरे समझ नहीं आया क्योंकि मरोड़ी लोढ़क बोल दिया किसी ने तो अरे मरोड़ी लोढ़क चलिए सो अब आते हैं अब हम जो आपकी जो उपलब्धि रही है भारत के लिए भी जो उपलब्धि रही है जो 19 का जो मैथमेटिकल ओलंपियाड था जो बात में हुआ था तो वहाँ आपने जो छठी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नंबर 6 जो सबसे कठिन समस्या मानी जाती है वो आपने बनाई थी। और ये भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने प्रॉब्लम नंबर 6 आईएमओ में पोज के बनाई थी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसमें आपने कितना समय बिताया? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जब की अपेक्षा होगी कि ये कैसा होना चाहिए उसका ठीक उल्टा हुआ था कि एक मैंने कहीं और एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम थी है तो मैंने एक और कहीं ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम देखी थी जिसमें इसके ऑपोजिट पॉइंट पे कुछ हो रहा था और वो किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। वो बस उन्होंने ऐसे एक फोरम में चित्र बना दिया था, किसी ने उस पर कुछ आगे टिप्पणी नहीं की थी। तो मुझे लगा कि मैंने उस प्रश्न को तो सरलता से कर दिया था कि ये तो एक सरल प्रश्न ही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रश्न और किस किस जगह सही हो सकता है। तो मैंने तो उसको नेविगेट करने की कोशिश की, इस पॉइंट को आप यहाँ से हटाएं कहीं और लगा के देख। और मुझे लगा उसी समय में उन दिनों में और कुछ एक विषय पे ज्योमेट्री के अंदर ही एक कंस्ट्रक्शन को नाप रहा था कि यहाँ पे ये लेंथ कैसे इक्वल होती है, यहाँ पे कोई चीज़ कैसे कंकर करती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है मिक्स्ड लीनियर इनसर्कल के नाम से कॉन्फ़िगरेशन होती है ज्योमेट्री में। किस नाम से? मिक्स्ड लीनियर इनसर्कल, कि जहाँ हम इनसर्कल तो हम लिखते हैं ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब किया जाता है। मिक्स्ड लीनियर इनसर्कल ऐसा क्या, मान लो आपका एबीसी आपका ट्रायंगल है और एबीसी एक सर्कल के अंदर है, तो एक ऐसा सर्कल जो एबी और एसी को टच करे और इस सर्कल को भी टच करे। अच्छा, तो ये एग्जिस्ट करता है, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकल के आते हैं। ये मैं ऐसी एक संरचना को भी देख रहा था और मैं एक दूसरी चीज को भी देख रहा था, तो मुझे लगा ऐसा कहीं ना कहीं होना चाहिए कि दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो जब मैंने दोनों को मिलाने की कोशिश की तो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि इस जगह मिल जाते हैं, जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बन गई। अच्छा, स्टेटमेंट तो बन गई लेकिन उसको सॉल्व करने में मुझे लगा सरल होगा, दोनों चीजें मुझे पता है सरल होनी चाहिए। हाँ। लेकिन दोनों से भी नहीं हुआ, उसमें कुछ नया ही करना पड़ा। तो जिस प्रकार से मैंने उसको किया, जो ऑफिशियल सोल्यूशन बाद में बन गया इसका, वो पूरी तरह से ऐसा था कि एंगल्स को चेंज करने से था, कि जिसको एंगल चेजिंग कहते हैं। मैं उसको हिंदी में तो कोड नहीं पता है, एंगल चेजिंग। हाँ, कि अब जगह जगह पिक्चर में बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो को नहीं पता कि कहाँ है, और आपने कई सारे नए ऐसे बिंदु कई सारे पॉइंट्स डाल दिए, आपको नहीं पता, और सिर्फ इन एंगल्स को मैनिपुलेट करके आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर दिया जो पहले नहीं दिख रहा था, जो पहले स्पष्ट नहीं था। और फिर मुझे रफली 3.5-4 घंटे के बाद मुझे इसका एक रात को मैं ट्राई कर रहा था, तो मैं रात को मुझे 2 बजे ये आइडिया आया था
और सुबह 6:30 बजे तक मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा। और उस दिन मेरी CMA में ही की बात है, उससे मेरी 8 बजे को एक क्विज थी, एग्जाम था, उसकी तो तैयारी चली गई, वो तो उसकी गई उसकी तैयारी कितनी आवश्यकता भी नहीं थी, धुन में लगा रहा। और फिर मुझे सुबह 6:30 बजे के आसपास मुझे लगा कि नहीं अब तो ये सॉल्व हो गया है। फिर मैंने उसको घंटे पर लेटेक्स में टाइप करके मैंने उसको अच्छे से सेटअप कर दिया। अच्छा। और फिर मैंने उनको, जब मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर तो मैंने उनको ईमेल कर दिया कि मेरे अनुसार से ये मध्यम से थोड़ा अधिक, यानी कि 2 से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट और 3 से थोड़ा सा इजियर साइड पे प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। तो मैंने तो ये कह दिया, लेकिन बाद में जो लोगों ने ट्राई किया उन्होंने कहा कि नहीं ये तो शेर के स्तर का ही हो गए, तो ये इसका कोई चांस नहीं आने का। तो हमने आईएमओ में सबमिट कर दी कि उस समय आईएमओ में शॉर्टलिस्ट तक भी इंडिया से प्रॉब्लम नहीं पहुंचती थी उस समय। अच्छा। कि जो 30 प्रॉब्लम की जो मैं वो बताई थी लिस्ट, इसमें भी भारत से प्रॉब्लम नहीं पहुंचती थी। तो हमें किसी को कोई ऐसी आशा नहीं थी कि पहुंच जाएगा ये, हमने वो सबमिट कर दिया। और जब आईएमओ का दूसरे दिन था, मैं वहाँ पे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए गया था, तो मैं आईएमओ से 2019 में मेरा संपर्क नहीं था। अच्छा। मैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप को देखने के लिए लंदन गया हुआ था। अच्छा। में तो हम ऐसे आईएमओ में गए थे मिलने लोगों से कि देखते हैं क्या होता है। आपने कौन सा मैच देखा? जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच था, लेकिन उस समय इंडिया सेमीफाइनल्स में था न्यूजीलैंड से। तो हम टिकट लेने से पहले हमें लगा था कि हम जाएंगे देखेंगे भारत इंग्लैंड का मैच, इंग्लैंड में देखेंगे जीतते हुए, जिसमें धोनी रन आउट हुए थे। तो वो बड़ा एक दुर्भाग्यवश तक जब जैसे हम लैंड करे हमने रिजल्ट देखा है तो टिकट उल्टा पड़ गया। लेकिन फिर लगा कि चलो मैच तो कोई बात नहीं, चलो आईएमओ भी देख के आते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब हम देखने गए बात में पहले दिन तो ऐसे प्रश्न देखा, मुझे वहाँ पे एंट्री भी आसान नहीं था वहाँ पे, लोगों से ऐसे ही बात कर रहे थे क्या हो रहा है। दूसरे दिन मुझे अपेक्षा ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि आपको बताया नहीं जाता कि आपको प्रश्न आने वाला है। तो दूसरे दिन 12:30 घंटे के आसपास तेजस्वी जो थे, जो हमारे ऑब्जर्वर थे, अच्छा, वो मुझे मिले थे। ओके, वो मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। अच्छा, मैं तो यहाँ पे कुछ किया नहीं, बच्चे जो पढ़ाए थे उन्हें 1 महीने पहले पढ़ाए थे, तो कंग्रेचुलेशंस का क्या कारण है। तो उन्होंने तो बताया कि ये हमारा प्रश्न है भारत का, ये प्रॉब्लम नंबर 6 हो गया है, जो कि बड़ा गर्व की बात है। और उसके बाद फिर जितने भी वहाँ पे छात्र थे वो हमारी टीम से मुझसे मिलने आना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि भारत ने ऐसा क्या किया है, उसको समझना चाह रहे थे। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो भारत में जो ट्रेनिंग होती है, जो आजकल जिसमें आपकी सहभागिता है, और ऐसा भी मुझे ज्ञात हुआ है भारत, ईरान और भारत के साथ कुछ अन्य देशों के साथ जो ट्रेनिंग में आप लोगों ने योगदान दिया है, तो क्या अलग होता है हमारे यहाँ जो होमी योगा सेंटर में पहले होता था, अब चेन्नई में मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में होता है, आईएमओ की ट्रेनिंग में क्या अलग होता है, और कैसे हम हमारे जिसे कहते हैं जो सोना है उसको हम कैसे चमकाते हैं। तो यार बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि इसका जो मैं शायद गिने चुने लोगों में से जो इसका 10 वर्ष का इतिहास बता सकते हैं। बाकी तो नेशनल का जो हमारे इंडिया में हुआ है पिछले 10 वर्षों में, बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे आया है। मेरे समय पे हमारा फोकस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था। आईएमओ की प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा हटके मैथ्स की थ्योरी बिल्ड करने पे फोकस हुआ करता था। तो जैसे उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आके लेक्चर्स लेते थे, तो उससे बच्चों को फायदा होता था, हमें सीखने को मिलता था, लेकिन आईएमओ में डायरेक्ट उसका कोरिलेशन कम होता था। 2019 में मेरे साथ मेरे 2 सहपाठी थे जो आईएमओ टीम में थे, तो हम तीनों ने कहा कि हम आके वापस यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, कि अब स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो हाई स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। और क्योंकि हमें आईएमओ का थोड़ा बहुत अनुमान है, तो हम उनको और बेटर बता सकते हैं कि आईएमओ को इस तरह से ये तैयारी कर सकें, इस तरह से ये थीम स्पॉट करना शुरू कर सकें चीज़ों में। तो 2019 में हमारी रैंक उसके बाद इम्प्रूव कर गई कि 2019 में बढ़िया हुआ। फिर कोविड के समय में ऑनलाइन ट्रेनिंग बढ़ गई, लेकिन टीम से संपर्क किसी का भी इतना वो नहीं था जितना 2019 में था। तो वो 3 वर्ष हमारे लिए कठिन वर्ष थे, आईएमओ करना ही मुश्किल हो गया था कई बातों में। लेकिन 2023 में जितने भी पास स्टूडेंट्स थे हमारे, वो सब इन्वॉल्व थे इसकी ट्रेनिंग में, और वही मेजोरिटी ट्रेनिंग में भाग ले रहे थे उस समय। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो चुके थे उस समय, या कहीं जॉब भी कर रहे थे, तो वो भी वापस आके कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें एक रुचि बढ़ गई थी। एक प्रोसेस के अंदर, एक प्रणाली के अंदर एक ऐसी चेतना जग गई थी कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। और उससे हमें फिर रिजल्ट भी अच्छे लगने लगे। और समय हमारा भाग्य भी अच्छा था कि जैसे प्रांजल उस समय टीम में थे, तो वो उनको देख के भी बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता था कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे लिए संभव है ये करना। तो 2 तरफा जो ये हमें प्रोत्साहन मिलता था, इसने भारत में काफी उन्नति की तरीके से। 23 में ऐसा हुआ। 24 तक आते आते सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई कि अब आपको कॉलेज स्टूडेंट्स की भी जरूरत नहीं है, जो पहले आईएमओ में जाके अभी भी वापस जाने के योग्य हैं, एलिजिबल हैं, वही बच्चों को ट्रेन कर देते हैं। अच्छा, तो बच्चे ही बच्चों को ट्रेन कर देते हैं। और आपके लिए ऑलमोस्ट ऑटो पायलट प्रोसेस क्रिएट हो गया है। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रेनिंग आती है, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप में ऐसा है जो अमेरिका में होता है फॉर एग्जांपल, ये उसको मिरर करता है। तो अब एक ऐसा प्रोसेस हमने जनरेट कर दिया जो पहले नहीं था। अच्छा, तो 24 में मैं मानूंगा कि अगर आपको सबसे ज्यादा किसी की यू टू कमेंट समवन कि उन्होंने अच्छा काम किया है इस ट्रेनिंग में, तो वो इन बच्चों ने ही किया एक दूसरे में आपस में।
ये सबसे ज्यादा नहीं, रुशिल भी आए थे पिछले वर्ष, वो बताते हैं वो ट्रेन करते हैं। ट्रेन करते हैं। हाँ तो ये सबसे ज्यादा एकदम देखने लायक चीज है, क्योंकि ये गिने चुने देशों में ऐसा होता है जी। मेजोरिटी देशों में इस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती कि बच्चे ही बच्चों को ट्रेन कर पाए। और 24 से 25 आते आते यही प्रोसेस अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि अब आप एक्सटर्नली आके ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बच्चों को और ट्रेनिंग के बियॉन्ड भी बहुत कुछ पता है इस ट्रेनिंग में। तो आप उनको एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप उनको एक एडवांस मैथ्स भी सिखा सकते हैं, लेकिन उनको ओलंपियाड में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक सिनर्जिस्टिक प्रोसेस बन जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। और कुछ ब्लाइंड फोल्ड ज्योमेट्री के विषय में आप कह रहे थे? हाँ, तो ये इसका आविष्कार बहुत पहले हुआ है, तो ये तो 2016-17 में। उस समय मैं और मेरे साथ एक और थे, कपिल पॉज थे, 2-4 लोग और थे उस समय जो टीम में थे। और हम स्कूलों में रहते थे, सोशल मीडिया नेटवर्किंग इतना स्मूथ नहीं था जितना आज है। तो हम आपस में एक दूसरे से जब ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, कई बार स्कूल में ट्राई करने के लिए पेपर नहीं होता था या जियोजेब्रा नहीं होता था। तो स्कूल में आप क्लास चल रही है, मान लीजिए हिस्ट्री की, लेकिन मैथ्स करना चाह रहे हैं, आप चित्र बनाएंगे तो थोड़ा ऑब्वियस हो जाएगा कि आप मैथ्स कर रहे हैं उस समय। तो हमने फिर इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न किया कि आप बिना चित्र बनाए, बिना पेपर के आप बस अपने माइंड में उसकी पिक्चर बना लें, विजुअलाइज कर लें, सोच कर उसको सॉल्व कर लें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस बन गया कि इससे हमने फिर अनइंटेंडेड इफेक्ट इसका ये था कि आपकी ओवरऑल स्किल बढ़ गई कि जब आप उसको प्रॉपर्ली करते हैं, जैसे ब्लाइंड फोल्ड चेस से होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस बन गया जो हमारे यूनिक था, जो और देशों में अभी भी नहीं किया जाता है। अच्छा। ये भारत का एक यूनिक प्रोसेस है। अच्छा। और हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अब आज की तिथि में जितनी भी टीम है आपकी, 6 के 6 बच्चे हैं, वो इसको कर सकते हैं और उसको सहजता से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम कई बार इसका एक आपस में एक फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, बच्चे एक तरफ हो जाते हैं जी, और ऐसे ब्लाइंड फोल्ड कम्पीट करते हैं। ये जाने से पहले का एक प्रोसेस बन गया है आजकल जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो आपकी पढ़ाई हुई, आप पहले चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में पढ़े, आपने बैचलर्स किया प्योर मैथ्स में, फिर आप कैम्ब्रिज गए जहाँ रामानुजन गए थे, जहाँ महालनोबिश गए थे और आपने रामानुजन के, मुझे लगता है आप हस्तलिखित नोट्स भी देखे आपने। मैं रामानुजन से बहुत जुड़ा हुआ हूँ काफी प्रोसेस में। तो रामानुजन का नाम पे जो स्कॉलरशिप है, रामानुजन रिसर्च स्टूडेंटशिप जिसको कहते हैं, अच्छा, तो कैम्ब्रिज हर साल ये भारत से सिर्फ एक व्यक्ति को देते हैं। अच्छा। कि क्योंकि ट्रिनिटी का जो कॉलेज है कैम्ब्रिज में, जहाँ रामानुजन पढ़े थे, हाँ, वो संपर्क बनाए रखना चाहते हैं भारत से जी। तो वो जो उनको गणित में लगता है, जिनको वो दे सकते हैं तो लेते हैं। तो मेरा ये अच्छा भाग्य है कि मैं उस कैम्ब्रिज गया था। तो अब उसके बाद हर वर्ष, कई बार कुछ वर्ष ऐसा था कि ये नहीं भी मिलती थी, अब हर वर्ष स्कॉलरशिप मिलने लगी है भारत में। अच्छा। किसी एक छात्र को। तो अब इससे एक नया साइकिल बन गया है हमारा कैम्ब्रिज का। तो कैम्ब्रिज में आपने मास्टर्स किया, ये भी प्योर मैथ्स में था? हाँ। और उसमें क्या क्षेत्र था आपका? उसमें मेरा अलजेब्रिक ज्योमेट्री क्षेत्र था, अलजेब्रिक, और नंबर 3 में एक सेकेंडरी इंटरेस्ट भी था उसके साथ। तो प्रश्न यही उठता है, फिर आपने पीएचडी क्यों? तो ये आप यदि चाहते तो आप विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट में भी आपको प्रवेश मिल ही सकता था। तो इसमें उत्तर कैसा है कि मुझे पीएचडी का ऑफर, जब सीएमए में मेरे 3 वर्ष पूरे हो गए थे, तो मुझे यूएस में एक दो जगह से पीएचडी का ऑफर आया था, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो सैन डिएगो में है, यूसीएसडी जो यूनिवर्सिटी है, उनमें अलजेब्रिक ज्योमेट्री का वहाँ पे एक बहुत अच्छा तबदील था। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे जो इस क्षेत्र में काम करते थे। तो मैंने वहाँ जाने के लिए उनसे एग्री कर दिया, लेकिन मैंने 1 साल का डेफरेंस मांगा कि मैं अपना एक मास्टर्स पहले कैम्ब्रिज में पूरा करना चाहूँगा। अच्छा। फिर आपके पास आना चाहूँगा। तो मैं उसके बाद वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट में भी थोड़ा परिवर्तन आया किसी रीजन से, कि वहाँ पे मशीन लर्निंग की भी अच्छा डिपार्टमेंट था वहाँ पे, जो सीएस में, एआई में काम करता था। तो मैंने उनके लेक्चर्स काफी सारे अटेंड किए जगह जगह इंस्टीट्यूट्स में देख के, और मुझे लगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिस्टिक बेसिक रीजनिंग में, कंप्यूटर विजन में, लर्निंग मॉडल, इन सब में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो मैं ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम करने की सोच में नहीं कि जहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियल रिसर्च होती हो, जहाँ पे इस तरह की रिसर्च नहीं जो पब्लिकली नोन है, जहाँ पे एक डीपर एल्गोरिथम्स की रिसर्च होती हो। तो वहाँ से मेरा फिर एक हेज फंड का रास्ता बना। अच्छा। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपको एकेडमी के अलावा भी कुछ देखना। आप रेनेसा तो नहीं गए? नहीं, मैं रेनेसा नहीं गया था। मुझे जगह का नाम लेना तो शायद उसमें तकलीफ होगी, लेकिन रेनेसा नहीं गया था। रेनेसा गए हैं लोग आईएमओ से? हाँ। तो 1998 की टीम में एक थे जिनका स्वर्ण पदक आया था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अनुमान नहीं कि मुझे लेना अलाउड है कि नहीं। अच्छा। लेकिन हर कोई उनको जानता है जो इस क्षेत्र में है, वो तो देख सकता है। पर दूसरे देशों से भी गए होंगे? दूसरे देशों से भी गए हैं, क्योंकि रेनेसा में तो मैथ्स के लोग जाते हैं। मैथ्स के लोग जाते हैं। तो जितनी भी जो हेज फंड्स हैं, क्वांट ट्रेडिंग कंपनीज हैं, मार्केट मेकिंग कंपनीज, जैसे सिंगापुर में, वो लुकआउट पे रहती हैं कि वो चाहते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड से उनकी एक पाइपलाइन बन जाए। तो मैथ्स ओलंपियाड का जो आईएमओ के स्पॉन्सर हैं, एक्सटीएक्स मार्केट्स, वो एक, अच्छा, यूके में बहुत बड़े, वो एक एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर है कि उन्होंने बाकी कंपनीज को हटा के, क्या नाम है इनका? एक्सटीएक्स मार्केट्स। अच्छा। तो ये इनकी जो फाउंडर थे वो मैथ्स में, उन्होंने मैथ्स से पढ़ाई की थी। अच्छा। उनका मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो जगह जगह मैथ्स को फंड करते हैं, वो मैथ्स ओलंपियाड को फंड करते हैं। और उनका उद्देश्य ये था कि इससे जो बच्चे निकल के आएंगे वो इन कंपनीज में अब्जॉर्ब होकर हमारे लिए नई तरह की इनोवेशन ला पाएंगे।
पीएचडी आपने इसलिए नहीं की क्योंकि आपका हेज फंड का है, और फिर अगला प्रश्न यही फिर बनता है कि फिर वहां भी तो आप टिके नहीं, वहां से भी आप भारत लौट आए और आपने मैथलॉट्स नामक एक कंपनी की स्थापना की। तो दर्शकों को बता दें, अनंत मुदगल जी की जो मैथलॉट्स कंपनी है, आप इनकी वेबसाइट अवश्य देखिएगा। बहुत रुचि की बात है, इनका जो मोटो है वो केनोपनिषद से लिया गया है और वह है विद्यया विन्दते मृतम। विद्यया विन्दते मृतम अर्थात विद्या से अमृत प्राप्त करता है। तो पहले तो इस मोटो के विषय में बताइए, आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और इस कंपनी का क्या कार्य है और क्यों आपने एक हेज फंड छोड़कर अपना ये कंपनी चालू करने का निर्णय लिया? तो इसके बहुत सारे कारण थे उस समय पे कि जब मैं हेज फंड में था, तो अगर आप बात करें किसी भी संसारिक लाभ की, अगर आपको किसी भी तरह का धनराशि का आपको लोभ है तो वहां से बेटर आपको कहीं नहीं मिल सकता जी। वहाँ आपको आप कितने करोड़ों को गिनेंगे, उसको डबल या ट्रिपल भी कर देंगे, आपको ये सालाना मिल जाता है वहाँ पे। ऐसी कंपनीज थी। लेकिन इस सब के बाद भी उस समय भी मैं विदेशों में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं रफली 15 से 20 देशों में उनकी आईएमओ की टीम्स को मुफ्त निःशुल्क पढ़ा रहा था। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाते हैं? जूम के माध्यम से। यूट्यूब तो भी हम अपने बाद में प्रणाली बना रहे हैं, लेकिन अच्छा उस समय जूम पे ही पढ़ाते थे। और जो भी टीम मिल जाए, जो भी चाहे कि हम वहाँ पे लेक्चर देते हैं, वैसे जाके उनको सैटरडे संडे जब भी मुझे मौका लगता था उनको पढ़ा जाता था। और मुझे इसमें बहुत आनंद आता था करने में कि आप 12-14 घंटे तो आप कुछ और काम कर रहे हैं दिन भर, पिछले हफ्ते में मार्केट्स देख रहे हैं, यहाँ आप कुछ और काम कर रहे हैं जो आपको रुचि का काम है। तो मुझे लगा कि ये जो मैथ्स के प्रति प्यार है, इससे जो आगे जाके तरक्की मिलती है, ये हम अपने देश में इसका कल्चर बना है। चेस का जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा बूम है, जो मुझे हानि होती है देख के कि चेस से आपको आर्थिक फायदा तो कोई नहीं होगा, राइट? जैसे उच्च स्तर पर तो है, जैसे बहुत ऊपर स्तर पहुंच जाए उनको तो ग्रैंड मास्टर बन गए। बहुत से लोग इंटरनेशनल मास्टर भी हैं, वो साथ में कुछ जॉब करते हैं और इंटरनेशनल। बहुत से लोग रीजनल लेवल पे प्लेयर हैं, पर वो है। तो मैंने ये देखा कि चेस में हमारे लिए इतना प्रोत्साहन है, हमारे देश में इतना उत्साह है इसके लिए, गणित से जहाँ पे आपको डायरेक्टली फायदा भी मिल सकता है इसके ऑन टॉप पे, तो वहाँ इसके एक बूम किया जा सकता है जो और कहीं शायद संभव नहीं है, और किसी देश में भी शायद संभव नहीं है। प्रतिभा तो है भारत में बहुत। हाँ जी, भारत में गणित के प्रति ऐतिहासिक प्रतिभा भी है कि हम हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है जी। लोग वैसे भी इंटरेस्टेड हैं। अगर आप बात करें कि किस तरीके से इंटरेस्टेड हैं, तो इंजीनियरिंग की पाइपलाइन में इंटरेस्टेड हैं, बट गणित तो लोग फिर भी करते ही हैं। गणित करने में बच्चों को भी, हमारे यहाँ अगर आप संख्या देखें, जो मेरा अनुभव है, मेरे पास डेटा तो नहीं है इसके बैक करने के लिए, कि बच्चों को भी अगर पूछें कि उनका सब्जेक्ट क्या फेवरेट निकलेगा, तो गणित की परसेंटेज, गणित से आप मुझे फिजिक्स भी निकाल लेंगे, गणित से भी निकाल लेंगे। मैं भी देख रहा था इनका 7th का जो फिजिक्स में जो डिफरेंशियल इंटीग्रल सब गणित ही है। हां, तो और नॉट जस्ट फिजिक्स में, आप जेईई के बाद जब आईटी भी जाएंगे, मान लीजिए आप एआई में कुछ करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग में कुछ करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ करना चाहते हैं, जो डीपर काम होगा वो हमेशा गणित से रिलेटेड होगा जी। जो एक सरफेस के लेवल का काम होगा कि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, डीपर काम होगा नया एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो वो भी तो गणित ही एक तरीके से। तो ये मुझे लगा कि इसके पीछे भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है, जहाँ पे इसका एक प्रसार किया जा सकता है, यहाँ पे इसको फैलाया जा सकता है, जो और देशों में शायद इतना संभव ना हो, इतना सरल भी ना हो, जबकि और देशों की प्रणाली हमसे बेटर करंटली हो सकती है। कि सिंगापुर में एजुकेशन जैसे बहुत अच्छे से चला आ रहा है, लेकिन इस तरह की जागरूकता, इस तरह का, आप ये कैसे कर रहे हैं? आप कुछ टॉक्स देकर कर रहे हैं? हाँ, कुछ वीडियोस बना कर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो ये इमर्ज किया कि ऐसा प्लान नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। मैं एक बार ऐसे आया था दिसंबर में, और दिसंबर में आके मैंने डीपी साकेपुर में एक टॉक दी थी। वहाँ पे कहाँ पे? डीपी साकेपुर में। अच्छा। तो मैंने एक टॉक दी थी वहाँ पे लॉजिक और प्रूफ्स के ऊपर जी, कि मैथ्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला आपको लगा देना होता है जी, प्रूफ्स भी होते हैं, आपको चीजों को प्रमाणित करना होता है जी, उन तक देखना होता है जी। और टॉक देते देते ही मेरे मन में प्रेरणा आई थी कि इसी समय कि इसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है। तो जहाँ एक टॉक से बुक आई, बुक से और चीजें निकल के आई, ऐसे करके मार्च में के आसपास मेरे मन में आया कि हम एक कंपनी बना सकते हैं जिसमें हम इन सभी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कि हम क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लाइव क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज, बुक, स्टेज प्लेस, जगह जाके आप जैसे टॉक दे रहे हैं, अब जैसे बुक में कहानी है, ऐसे ही आप स्टेज प्ले में कहानी कर सकते हैं। अच्छा। जिसके माध्यम से आप मैथ समझा सकते हैं। तो इस सबको करने के लिए भारत से बढ़िया कोई देश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार किसी चीज की प्रति लोगों में आकर्षण आ जाता है कि ये करने लायक चीज है, इसमें आनंद है। कहानियों की बात आपने बहुत अच्छी की। जो लीलावती है, जो भास्कराचार्य का ग्रंथ है, उसमें तो पहेलियां हैं। पहेलियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बेटी को गणित सिखाया। बिल्कुल, और बहुत रोचक पहेलियां उसमें। एंड ये हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन भी रहा है कि जिस समय पे अलजेब्रिक नोटेशन नहीं हुआ करती थी या जिस समय उसका इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय पोएट्री में काव्यों के माध्यम से गणित सिखाया जाता था जी जी। तो ये एक ऐसी चीज है जो अद्भुत है, भारत के लिए यूनिक है। हम यहाँ पे इसका
हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा जी। सिर्फ अतीत नहीं है, हमारा भविष्य भी है ऐसे। जी जी, बहुत बहुत आपने उचित बात कही। हमारा अतीत भी है, हमारा भविष्य भी है। तो ये जो आपकी मैथलॉट्स जो आपकी कंपनी है, इसके क्या आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? और एक आपकी पुस्तक है जो आपने लिखी है, दर्शकों को दिखा दीजिए, द बुक ऑफ जीरो नॉलेज। ये है अनंत मुदगल जी की पुस्तक, और पिछले वर्ष रुशिल माथुर आए थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, और ये अनंत मुदगल की पुस्तक है। ये इसी वर्ष छपी है जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेटेक में टाइपसेट है। और इस पुस्तक में आपने क्या किया है ये बताइए। बहुत सारे डायग्राम हैं, पर कुछ मुझे लगता है कुछ कहानी भी है, कुछ कल्पना भी है, तो इसमें क्या है? तो इस पुस्तक का ओरिजिन ऐसे हुआ था कि कहानी पहले आई थी, गणित बाद में आया था इसमें। और कहानी इस तरीके का, उसका सबटाइटल लिखे, इन सर्च ऑफ ऑल दैट देयर इज टू नो। जी। तो पुस्तक का ओवरऑल जो थीम है, ओवरआर्चिंग स्टोरी भी यही है कि एक दो छोटे बच्चे हैं, उसकी 10 वर्ष की आयु के भाई बहन, ट्विन्स हैं, और वो उनको गणित से कोई खास रुचि नहीं है, उनको कोई खास प्रेम नहीं है, उनको पढ़ना पसंद है, उनमें क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, लेकिन उनको गणित देख के लगता है कि ये तो सब याद रखना पड़ता है, ये इसमें कोई तर्क नहीं है इसके अंदर, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो उनको एक ऐसा एक प्राचीन एडवेंचर मिलता है, एंशिएंट एडवेंचर मिलता है, लुशियस नामक ये किरदार है इसमें, जो हर प्रकार से ज्ञानी है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो ऑल दैट देयर इज टू नो ऐसा नामक एक रहस्य है जिसकी खोज में है, जो दुनिया के दूसरे पार है, जिस जगह वो है उसके दूसरे पार उसकी खोज में है। तो वो पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए वहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये तीनों एक साथ जाना चाहते हैं वहाँ पे। और ये बच्चे उनसे प्रेरित होके देख के कि अच्छा ये ऐसी कोई खोज करना चाहते हैं जिससे गणित हमें सेंस बनाने लगेगा, हमें समझ आने लगेगा जी। इनमें जिज्ञासा आ जाती है, तो ये भी इनके साथ इस मिशन पे जुड़ जाते हैं। इस मिशन में जब उसको फॉलो करते हैं तो जगह जगह उनको एक पहेलियां मिलती हैं, पजल्स मिलती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो इम्प्रैक्टिकल हो। और इसमें थोड़ा सा एक फैंटेसी एलिमेंट भी है कि कई बार एक मैजिकल एरिया है, तो वहाँ पे जो पजल्स हैं वो हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं होंगी, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में सेंस बनाएंगी। उन पजल्स के माध्यम से वो ऐसा मैथ सीखते हैं जिसकी उनको पहले कोई नॉलेज नहीं थी। जब तक बुक ऑफ जीरो नॉलेज, तो उनको कोई नॉलेज हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि उनको पहले से मैथ्स नहीं आता था, वो सिर्फ इस अनुभव के साथ सीख रहे हैं। तो ये इसका एक थीम है कि आप एक बहुत ही एडवांस लेवल का मैथ, स्टार्टिंग फ्रॉम काउंटिंग, कि हम बेस 10 में काउंटिंग क्यों करते हैं, या हम नंबर्स को, संख्याओं को हम नाम भी क्यों देते हैं, इस विषय से स्टार्ट करते हुए जो किसी पहली कक्षा के बच्चे को समझाने की प्रयास कर सकते हैं। यहाँ से लेके आप एंड में कॉम्बिनेटोरिक्स की बहुत गहन समस्याओं तक, जो आईएमओ के लेवल तक की समस्याएं हैं, आप वहां तक जा सकते हैं। और इसका फॉरवर्ड लिखा है विक्रमण बालाजी, जो सीएमआई में प्रोफेसर है, सीएमआई डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है सीएमआई के। अच्छा जी, बहुत बढ़िया मैथमेटिकल फिक्शन, ये गणितीय कथा एक तरीके से। इसमें इंडिया की आईएमओ टीम का भी योगदान है कि जो 2 बच्चे जो इस बार टीम में थे, उन्होंने उसको रिव्यू भी किया था शुरू में, चेक करने के लिए कहीं कोई मैथमेटिकल इनकरेक्टनेस ना हो। अर्चित मानसर तलवार और अर्जुन गुप्ता जो पिछले वर्ष की टीम में थे, इन तीनों ने इसको रिव्यू में भी हेल्प की थी, चेक करने के लिए कि कई बार मैं इसमें कोई समाधान कर रहा था तो उसमें कोई ऐसी चीज इस्तेमाल ना कर दी हो जो पहले ना हो जी। इसकी कंसिस्टेंसी में भी उन्होंने काफी हेल्प की है जी। इसको मुझे लगता है अपने आप में अनोखी ऐसी पुस्तक मैंने तो नहीं सुना। मैंने लुइस कैरल की एलिस इन वंडरलैंड सुनी, जो मैथमेटिशियन थे और जिन्होंने फिक्शन लिखा था, पर ये पहली बार है अलग कहानी के माध्यम से गणित सिखाने की। मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन जितना मैंने सर्च किया था मुझे लगा ये पहली बार कुछ नया काम है जो और किसी ने नहीं किया, तो मुझे करना चाहिए। एंड इसको हमने फिर यूके में भी प्रसारित किया है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसके बैक पे लिखा है कुछ, देख सकते हैं। ये इमरे लीडर, हाँ जी, अच्छा, ट्रिनिटी में प्रोफेसर है। तो ऐसे ही हमारा इससे उद्देश्य था कि क्योंकि अब ये इंग्लिश में लिखी हुई बुक है, दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ ड्राई टेक्स्ट ये उन्होंने लिखा है। अच्छा है, जैसे पतंजलि ने व्याकरण, नीरस व्याकरण को सरस बना दिया महाभाष्य में, तो आप जो गणित जो नीरस होता है, बोरिंग होता है, उसको आपने इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास है हमारा। ऐसे बोरिंग होता है मैथ्स नहीं लोगों को लगता है, लेकिन मैं एक चीज अवश्य कहूंगा, अगर मेरे पास कोई किसी भी कक्षा का छात्र आके कहता है कि मुझे पसंद नहीं है ये, तो मैं समझता हूँ कि उनको पसंद नहीं है, क्योंकि जो उनको कराया जा रहा है, जिस प्रकार से कराया जा रहा है, वो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अभी अब हम दूसरा ब्रेक ले रहे हैं, दूसरा एक अलग मार्ग पकड़ रहे हैं, और अब मैं आपसे 10 शब्द फिर बोलूंगा हिंदी में, ठीक है, और आप मुझे उनका इंग्लिश बताएंगे, ठीक है। द्विपद समीकरण, टू साइडेड द्विपद, एक तरीके से द्विपद, पद अर्थात स्थान, पद अर्थात पैर, पद अर्थात टू रूट, हाँ, और समीकरण, सम बनाना, समान बनाना, और इक्वेशन इक्वेट करना, हाँ, इक्वेट करना एक तरीके से द्विपद समीकरण।
अब दोनों साइड्स को इक्वेट कर रहे हैं एक तरीके से। अथवा द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विपद समीकरण होता है, बाइनोमियल बाइनोमियल इक्वेशन। हाँ ओके ओके, बाइनोमियल इक्वेशन। चलिए, निरंतर वर्धमान क्या है? निरंतर वर्धमान, वर्धमान, निरंतर मतलब ऑलवेज एक तरीके से हाँ। हमेशा। तो वर्धमान, 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 बढ़ने वाला, बढ़ने वाला। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हाँ। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के स्ट्रिक्टली बाद जी। अच्छा, परवलय क्या होता है? परवलय, हाँ, परवलय, इसका इंग्लिश भी इसके जैसा ही सुनने में आता है। परवलय इसके जैसा ही इसका इंग्लिश है। मैं इसको कहीं भी संधि में पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि किस चीज से एसोसिएट करें। पर यानी एक तरीके से अब एंटी ऑपोजिट। तो ब को ब भी बोलते हैं ना कुछ लोग, ब, तो क्या क्या हो जाएगा फिर? पर, ब, ल या, बलया, सोचिए सोचिए, हाँ, पर बलया, एक आकृति है। हाँ। एक शंकु को काटे तो एक आकृति बनती है, शंकु कोण को काटे तो एक आकृति बनती है, पैराबोला। पैराबोला। हाँ ओके, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन। तो परवलय पैराबोला को कहते हैं। पर इसमें इसको कोई विच्छेद का शब्द है, कोई वलय? पर और वलय, वलय कहते हैं कर्व को, कर्व को। अच्छा, और अति परवलय होता है हाइपरवलय। हाइपरबोला। चलिए, भारित माध्य क्या होता है? भारत माध्य, हेवी मीडियम तरीके से। भारत हेवी माध्य यानी एक तरीके मीडियम या मिडिल। मिडिल, हाँ। तो भार और मिडिल, तो जो वेट को तरीके से बीच में से वैसे कर रहा है तरीके से। नहीं कुछ और सोचिए। तो सबसे भार के साथ, भारित है, भार अर्थात वेट, हाँ वेट, तो भारित हो गया तो वेटेड मीन, वेटेड भी, करेक्ट, एब्सोल्युटली। लघु गणक, लघु गणक, लघु गणक, गणक यानी एक तरीके से लघु यानी छोटा छोटा। इसका जो पहला इंग्लिश का जो पहला भाग है उसके जैसा ही सुनने में आता है, लॉग, लॉगरिथम, लॉगरिथम, लघु गणक, लॉगरिथम गणक। अच्छा अच्छा, ये तो आपको बताओ, लघुतम समापवर्त्य, लघुतम समापवर्त्य, 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 समाप यानी एक जैसा, वर्त्य यानी सर्कल सेंस पर है कि इक्वल डिस्टेंस। समापवर्त्य, सम एक जैसा, एक जैसा। लघुतम हो गया, लघुतम हो गया, मिनिमम, मिनिमम, लोएस्ट, लोएस्ट, just the perpendicular distance, लोएस्ट कॉमन, lowest common multiple, वर्त्य। तो समापवर्त्य, समापवर्त्य, समापवर्त्य। उसका multiple। अच्छा, ये बताइए विषम फलन क्या होता है? विषम फलन, फलन आप फंक्शन बता चुके हैं। तो विषम ये इंजेक्टिव और सजेक्टिव फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं? नहीं, सम और विषम, सम और विषम 2 4 6 सम है, 3 5 7 विषम है, इवन फंक्शन, विषम फलन ऑड फंक्शन, और फंक्शन से, और सम फलन इवन इवन फंक्शन, सम फलन इवन फंक्शन जी। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह, 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 तो शून्य यानी जीरो, हाँ, आव्यूह, व्यू यानी एक तरीके से जैसे अरेंजमेंट, चक्रव्यूह, हाँ, अरेंजमेंट। अव्यूह तो इसमें चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, लेकिन शून्य से ये कैसे रिलेट करते हैं? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, हाँ, अच्छा तो मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं, तो शून्य आव्यूह हो गया जीरो मैट्रिक्स। इसमें होता है विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, कर अर्थात करने वाला, विविक्त यानी विवेक, 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 विवेक हो करना, विवेक करना, टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेंट एक तरीके से, डिस्क्रिमिनेट, करेक्ट करेक्ट। विवेक कर आपका होता है डिस्क्रिमिनेट। चलिए, तो ये हो गए हमारे दूसरे चक्र के प्रश्न। अब आते हैं जो आपका डीपीएस फरीदाबाद स्कूल में आप पढ़े, तो एक और बहुत रोचक बात है जो हमारे दर्शकों को बतानी होगी। इस वर्ष जो 25 में भारत की आईएमओ की टीम थी, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की जो टीम थी, उसमें से 6 सदस्यों में से 3 सदस्य एक ही स्कूल से थे, एक ही विद्यालय से थे, डीपीएस फरीदाबाद से, और जहां से आप भी पढ़े हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये यदि हम सोचें तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत नगण्य होगी। ये हुआ कैसे? एक ही स्कूल से क्या वैसा पहले कभी हुआ है? और ये क्या डीपीएस फरीदाबाद जो है, ये चेन्नई के जो वेलमल विद्यालय है जहाँ चेस के लिए बहुत से ग्रैंड मास्टर जहाँ से हैं, क्या ऐसा आप इसको सोचते हैं ऐसा बनेगा कुछ कि गणित का एक केंद्र बन रहा है फरीदाबाद, डीपीएस फरीदाबाद? यार अच्छे से प्रश्न पूछा। जो मैं इसकी तो इतिहास बता सकता हूँ कि 2015 से पहले जितना भी जानकारी है ऐसा कभी नहीं हुआ था। 1995 स्कूल बना था, तब से लेकर 2015 तक कोई नहीं था जो आईएमओ तक गया था स्कूल से। आर्यभट्ट जो मैंने कंपटीशन बताया कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इसका कल्चर था यहाँ पे कि 8वीं कक्षा में
11वीं कक्षा में कंपटीशन था, बट इससे बियॉन्ड मैथ्स का कल्चर नहीं था उस समय। 2015 में मैं पहली बार गया तो बहुत ज़्यादा एक रोचने का कारण बन गया कि हर कोई गणित करना चाह रहा था, सीखना चाह रहा था। तो 4 वर्ष जब मैं था तो 2015 से 18, 2019 से लेके 2022 तक गुंजन अग्रवाल और अनुष्का अग्रवाल, ये 2 लड़कियां थी, तो ये ईजीएमओ में गई थी। इन्होंने भारत को ईजीएमओ में प्रतिनिधित्व होता है, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इन 4 वर्षों में, 4 या 5 वर्षों में, ये मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। और 2023 में अर्चित मानस गए थे, 2024 में करण तलवार गए थे। इस बार वो दोनों और आरव गुप्ता ये तीन गए हैं। तो ये 3 जो हुआ है एक स्कूल से, ये मेरा मानना है भारत के इतिहास में नहीं हुआ। विदेशों में भी लगता है, विदेशों में भी असलता से नहीं होता है। कोई बहुत ही छोटे से देश है जहाँ पे एक जगह पर कल्चर है, जैसे हंगरी में फाशा कश्मीरी है एक स्कूल है, रोमानिया में भी ऐसे एक स्कूल है, केडरवानी के नाम से भी एक स्कूल है जो हाँ, तो लेकिन छोटे देशों में होता है ऐसा कभी भी कि एक ही स्कूल जो बहुत बड़ा फेमस है जहाँ पे मैथ्स की तैयारी होती है। ऐसा भारत में 2 भी शायद सुनने को ना मिला हो कि एक स्कूल से 2 बच्चे चले गए, ये भी सुनने को ना मिला हो। 3 तो कभी नहीं, आधी टीम, ये तो कभी नहीं हुआ है। और दिल्ली प्रांत में इस बार पहले ही एक जो मैथ्स का कल्चर था, गणित का कल्चर था, ये वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, मुंबई में हुआ करता था, चेन्नई में हुआ करता था। अच्छा। अभी दिल्ली पे माइग्रेट कर गया क्योंकि जो चौथे भी हैं इस बार टीम में वो भी दिल्ली से हैं, दीपेश फरीदाबाद से नहीं। अच्छा, दिल्ली से 4 लोग दिल्ली के क्षेत्र से हैं, दिल्ली और फरीदाबाद से। तो दिल्ली के जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली के जो दीपेश फरीदाबाद में पहले प्रिंसिपल थे, अब जो प्रिंसिपल, ये इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है इस चीज को, इन्होंने इस चीज को बहुत बढ़ाया है कि जैसे मेरे समय में ही 2017 के आसपास यदि आपको मैथ्स करना था और बाकी सब्जेक्ट नहीं करने थे तो आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाती थी कि आप इस पीरियड में चलो नहीं आएंगे, अच्छा आप अपना मैथ्स पढ़ लीजिए साइड में, अच्छा एज लॉन्ग एज आपके ओवरऑल मार्क्स खराब नहीं हो रहे जी, तो आपको फिर जिस तरह से पढ़ना है आप कर सकते हैं। कौन है प्राचार्य प्रिंसिपल? तो 2015 से 2024 तक अनिल कुमार वहाँ प्रधानाचार्य थे, अब सुनीता चक्रवर्ती वहाँ प्रधानाचार्य हैं, वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे कर करके अब यहाँ एक कल्चर बन गया डीपीएस फरीदाबाद में, डीपीएस आरकेपुरम में एक कल्चर बन रहा है इसका। अच्छा। तो निकल के आ रहा है जिसमें वहाँ पे 2 बार टॉक्स दिए, बुक का उद्घाटन भी वहाँ पे, अच्छा, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के समय हुआ था। तो वहाँ पे भी कल्चर बढ़ रहा है कि मैथ्स में लोगों को रुचि बढ़ रही है। तो दिल्ली में एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बन गया है, जैसे चेन्नई चेस का एक केंद्र है, दिल्ली में इस समय मैथ्स का केंद्र इमर्ज करके आ रहा है। तो आशा है ऐसे और भी विद्यालय ऐसा इनिशिएटिव प्रोत्साहन दें गणित और आईएमओ से, और केवल दिल्ली में नहीं, मेरा आशा है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो, हर जगह हो, क्योंकि उससे अब क्योंकि अगर आप सोचें कि दिल्ली जितना भारत के मुकाबले जितना छोटा है, तब भी हम 2 स्वर्ण पदक एक स्कूल से आ पा रहे हैं ऐसी, तो हाँ इस लेवल का 6 में से 4 लोग इसी क्षेत्र से। तो भारतवर्ष में कितना सारा ऐसा टैलेंट है जो भी हम टैप नहीं कर पा रहे हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जी। तो आगे भी आप सोच रहे हैं ये स्कूल आगे डीपीएस फरीदाबाद, डीपीएस आरकेपुरम में आगे भी तरक्की हो उस तरह से जी, बहुत अच्छा। ये हमने चतुरंग चेस की बात की और गणित की बात की, तो अभी जैसे हमारे दर्शकों को ज्ञात होगा जो विमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, महिलाओं का जो विश्व कप हो रहा है, उसमें दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी की भिड़ंत है, दोनों भारत से हैं। भारत से 87 ग्रैंड मास्टर हैं अभी चेस में, और ओलंपियाड पुरुष और महिलाएं दोनों हम जीत चुके हैं। विश्व के शीर्ष 6 में से 3 खिलाड़ी भारत से हैं, और विश्व विजेता गुकेश भी भारत से हैं। तो इस प्रकार इस समय भारत का चेस पर दबदबा हो गया। गणित में अभी भी यूएस और चीन ओलंपियाड में यूएस और चीन का दबदबा। तो आप क्या सोचते हैं, भारत को यूएस और चीन से आगे निकलने में अथवा उन तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है? इसका अनुमान निकालना मुश्किल है कि अभी भी हमारे पास 3 वर्ष का एक ऐसा अनोखा इंसिडेंट हुआ है जो हमारे 30 वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ था। ये बहुत फ्रैजाइल है, इस पे हम खुश हो सकते हैं, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ, या मेरे साथ और कोई कोच हैं, तो वो अभी भी इस पे गिद्ध की तरह नजर बना के बैठे हुए हैं कि आप इस पे कंप्लेसेंट नहीं हो सकते जी। आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा हो गया है तो आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। 5-10 वर्ष के बाद चीजें ऑटो पायलट की तरह चलने लगती हैं कि आपका एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है जो उसको चर्न आउट करता है। अभी ये एक फ्रैजाइल स्टेज है, ये एक अर्ली स्टेज है, नेसेंट स्टेज। तो हमें खुश होना चाहिए कि हम 3 वर्षों से कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट तक आने के लिए और भी माध्यम है कि और भी चीजें हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यूएस और चीन की जो ट्रेनिंग की प्रणाली है, भारत में उस क्षेत्र, उस क्षमता के कि जो उस स्तर पे लोगों को पढ़ा पाए मैथ्स ओलंपियाड के लिए, अगर मैं अपने आप को जोड़ लूँ तो 5 से 6 मैक्सिमम होंगे जो अभी इस समय ट्रेनिंग करा रहे होंगे हमारे कैंप्स में। यूएस चीन में 15, 20, 30, 60 अच्छा ऐसी संख्या के उन्होंने देश विदेश से, अमेरिका में खास तौर पे देश विदेश के लोग भी
उनकी प्रणाली में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी अमेरिका के स्टूडेंट्स को कभी ये यूएस और आज चीन की भी है बात। चीन की बात में है। जो आजकल रिसर्च चल रही है, अनुसंधान चल रही है, वो विश्व भर से लोग ले रहे हैं। और इसीलिए आज जो इकोनॉमिक्स मैगजीन हो कह रही चाइना तो साइंटिफिक सुपर पावर है। हाँ। और गणित ही तो साइंस का आधार है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द साइंसेस। तो फिर चीन में ऐसा भी है कि अगर आप वहाँ की ओलंपियाड प्रणाली में अच्छा करते हैं तो आपको सीधा जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैं वो डायरेक्टली ऑफर कर दिए जाते हैं। ये भारत में है क्या? ये भारत में ऐसा धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। तो सीएमआई ऐसा जो प्योर मैथ्स के इंस्टीट्यूट थे वहाँ तो था ही ऐसा कि, लेकिन प्योर मैथ्स में क्योंकि जन जागरूकता ही उतनी नहीं है, लोग ज्ञान ही नहीं प्योर मैथ्स का इतना, तो वहाँ तो इंटरेस्ट भी उतना नहीं है। मुझे लगता है जैसे जो गणित ओलंपियाड है, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड है, केमिस्ट्री ओलंपियाड है, इसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व कर लिया। और प्रतिनिधित्व नहीं, आप वो 30 में भी पहुंच गए। 60 होते हैं जो फाइनल बैच में होते हैं, 60 रहते हैं, उसमें भी पहुंच गए तो आपको यूनिवर्सिटीज को एडमिशन दे देना चाहिए। अब इसके ऊपर चर्चा होने के कारण बढ़ने लगा है कि आईआईटीज में भी कुछ आईआईटीज ने इसके ऊपर एलोकेटेड सीट्स पर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम में हो सकता है दे रहा हूं, पर मुझे तो लगता है किसी भी प्रोग्राम में आपको देना चाहिए कि आप आईएमओ में मेडल जीता है तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं। हाँ, इसमें अगर इस प्रणाली में अगर सुधार आएगा कि अगर हमारा ये जो पाइपलाइन है ये बेटर होगी, स्मूथ आउट होगी, तो मेरा मानना है इससे काफी सारे ऐसे विद्यार्थी जो विदेश नहीं जाना चाहते वो यहाँ रुक के हमारे देश में भी आगे सेवा दे सकते हैं। क्योंकि इस समय जो आईएमओ की टीम है लगभग हर कोई एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इस तरह की यूनिवर्सिटीज में जाना प्रेफर करता है। आप अपवाद हैं, आप भारत में रहकर पढ़े। मैं भारत में रहकर पढ़ा हूँ। आपको भी अवसर तो रहा होगा बाहर जाके पढ़ने का बैचलर्स में? मेरे समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन ऑफर देते थे, तो आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ता। विदेशी पर भारत में नहीं। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की उस टाइम पे स्कॉलरशिप निकली थी, ऐसे ही हांगकांग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, एचके जी, इम्पा की ब्राजील में स्कॉलरशिप, जहाँ आईएमओ होता था वहाँ की यूनिवर्सिटी कहती थी इनको तो हमारे यहाँ ही रख लो। अच्छा, तो आपको इन सब से ऑफर डायरेक्ट ऑफर सीएमयू से आपको ऑफर? सीएमयू से ऑफर थे। क्या बात है। मैं बाकी जगह आप अप्लाई करते तो उस समय आपको मोस्ट लाइकली जिस भी जगह भारत में आईएससी नहीं करता। आईएससी की मुझे प्रणाली पहले तो केवीपी हुआ करता था, अब मुझे अनुमान नहीं वो कैसे करते हैं, शायद वो आईआईटी के माध्यम से या जेईई के माध्यम से भी अच्छा लेते हैं। पर आईएमओ मेडल तो नहीं, जो जितना मुझे ध्यान है ऐसा नहीं। अगर हाल फिलहाल में परिवर्तन हो गया हो तो अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन आईटी में भी आईटी गांधीनगर ने एक प्रोग्राम निकाला था, आईटी बॉम्बे में एक मैथ स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो इस डायरेक्शन में आया है। तो धीरे धीरे करके इसके प्रति हमारे यहाँ उमंग बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छी बात था जी। अब एक और बात पर आते हैं जो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पिछली बार मुझे लगता है सिल्वर मेडल जीता था, और इस बार गूगल एआई ने समाचारों में आ रहा है स्वर्ण पदक जीता आईएमओ में। तो ये जो एआई है और गणित का भविष्य है, आज ओलंपियाड में एआई स्वर्ण पदक जीत रहा है गूगल का, तो भविष्य में क्या संभावना है? इस विषय पे बहुत सारे विवाद है, बहुत सारे लोग जिनकी इसमें एक्सपर्टीज है उनमें भी मतभेद है। मैं इसमें इतना अवश्य कह सकता हूँ कि एआई ने जितना हम सोच सकते थे कुछ वर्ष पहले तक, उससे कई गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। कि आप वास्तव में देखें तो अल्फा प्रूफ जो इंजन है, अल्फा ज्योमेट्री जो इंजन है, वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। लेकिन क्या उनकी कैपेबिलिटी आईएमओ स्तर पे पूरी तरह एक स्पष्ट रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से सबके सामने आ गई है? अभी ये इस पे कहना कठिन होगा। इसके लिए और हमें थोड़ा बजाय इसकी हाइट में जाने के, इसको थोड़ा सा हमें वेट आउट करना चाहिए, एक दो बार और इसमें इसको देखना चाहिए। तो ये तो करंट एआई कैपेबिलिटी। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एआई बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ला सकता है। कि जैसे मैं जो लोगों को हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे हर किसी को लगता था कि जब गैरी कास्पारोव डीप ब्लू से हार गए, चेस का तो समाप्ति हो गई कि अब चेस को खेलेगा भी नहीं दोबारा। लेकिन ठीक उल्टा हुआ उसका। अब चेस खेलने के लिए आपके पास स्टॉकफिश हैं, दुनिया के इंजन्स हैं जो आपको एक अलग तरह की गाइडेंस दे सकते हैं। और ह्यूमन कोच हैं, ट्रेन कर रहे हैं चेस इंजन के साथ। मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन पहले विश्व विजेता थे जो बड़े ही चेस इंजन्स के साथ ट्रेन कर रहे थे जी। और ऐसा हुआ है कि अब हर कोई चेस इंजन के साथ ट्रेन करने वाली एक नई जनरेशन आ गई है पूरी, जो इंजन्स पे ट्रेन करती है। लेकिन तब भी ह्यूमन कोचिंग खत्म नहीं हुई। ह्यूमन ट्रेनर्स आपको एक अलग तरह की इंट्यूशन देंगे, एआई इंजन आपको एक अलग तरह की इंट्यूशन देगा। मेरे लिए तो ये एकदम एक स्वर्ण अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एक तरीके से, कि आने वाले समय में एआई और ह्यूमन सिंक्रोनसली मैथ्स एजुकेशन में काम करें। किंतु इस समय इसकी जो कैपेबिलिटी है वो सस्पिशियस है। जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, जैसे चैटजीपीटी हुआ आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप उससे चाहें मैथ सीखना तो उसमें जो त्रुटियां होंगी और आप पहली बार देखेंगे कि अच्छा ये मॉडल हेलुसिनेट करने लगता है, कुछ ऐसी चीज कहने लगता है जो तर्क ही नहीं बनाती, तो आपको तो समझ आ रहा है कि आपने पढ़ रखा है वो। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार देख रहा है इस चीज को, उसको कुछ गलत ही समझ आएगा ऐसे करने से। तो इसके ऊपर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। मेरा मानना है कि फ्यूचर इसमें अच्छा होने वाला है, लेकिन हम इस पे उत्तेजना में आके इसको गलत ना करते हैं, इसको हम थोड़ा संयम से रखें।
जी, बहुत सुंदर। चलिए, तो अब हमारा ये त्वरित चक्र है, रैपिड फायर राउंड है, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंग्लिश व्यूअर्स, वी विल हैव दिस इन इंग्लिश. आई नो दिस पॉडकास्ट हैज बीन इन Hindi, but for a wider reach, but we'll have some English questions. So 10 questions, and you have 10 seconds to answer each question. Kids crack JEE, adults crack IMO. What do legends crack? It's a hard thing to answer. I'll say long term, if you're looking at maths output, maths research, like you prove something very new, novel in maths, but there's other ways you can contribute. So I mentioned this, I think, outside the podcast. In Romania, I think one of their prime ministers present recently was an IMO profit scorer. So he's not cracked politics and is actually making impact in the country. Right? So from maths, it's not just you're limited to academia. You can do many things from maths. You can do like biostatistics, you can do AI, you can do anything, right? So I think any meaningful contribution for the world will be legendary. Right. I would have answered the Clay Mathematical Institute Millennium Prize problems. Yeah, Or, you know, well, yes. So, another answer is kids crack JEE, adults crack IMO, legends crack Enigma code like Alan Turing. Alan Turing, yes. Okay. What will a mathematician do without LaTeX? Cry. No, I mean, I look at math equations in the world, and that's the emotion which emerges, right? And I start wailing. Yeah, I start wailing. Complete the sentence. Old mathematicians never die. They just Get more legendary instead of more permanent. okay. Or maybe 10 to infinity. 10 to infinity. I can't self-promote. I can't self-promote. Become unsolvable. Unsolvable. Or disintegrate. Disintegrate. Okay. Why are Halloween and Christmas the same for a mathematician? There's no fixed date. Christmas is 25th, right? Yes, Halloween is When's fixed date? 31st. October. 1st October, 3108. And it's like 2512 or something. 3110 actually. 710. But why are they same for a mathematician? Because 31 oct is 25 dec. 31 in octave okay. is 3 times 8 plus 1, 25. Yeah. It's 25 in decimals. No, that's good. Okay. What is a Lakhan function? Function. I like Lakshman. Unique mathematical discovery in India. The Lakhan function. I mean, function. Attributed to Anil Kapoor. Anil Kapoor. Okay, this I have no idea. 1 2 ka 4, 4 2 ka 1. My name is Lakhan. Okay. So it is 5y minus 2x by 2. 5 minus 2 okay, makes sense. Because f of 1 and 2 is 4, and f of 2 and 1, 4 and 2 is 1. So 1 2 ka 4, 4 2 ka 1, 5y minus 2x by 2 is the Lakhan function. You learn something new. Mathematicians are not boring because. So I just don't have an answer to this. So you admit they're boring? Come on. Okay, some answer. Mathematicians are not boring because. And they come up with like these very exotic pictures, right? Like when you think of a mathematician, think of very cool imagery. Right. Like, that's an interesting imagery, right? Okay. What would you choose between Renaissance Technologies or a PhD at Oxbridge, and why? I mean, probably Renaissance Technologies, because it's like most of the PhDs from Oxbridge would be there, right? So you can just like work with them. You know, so Well said. What is the cube root of 1030301? 1030301. Something like 101 type of thing. Correct. Exactly, 101. Which mathematical term originally comes from Sanskrit jiva, which was transliterated into Arabic as jiba, and later replaced by the similar sounding Arabic term jayb, which means a fold in a garment, a hole, a hollow, or a bosom. I think it's a sine function, right? Sine. That's right, sine. Because the Latin word sinus means a cavity. Yes. And the Arabic word jayb means a hole or a cavity. As per Carl Friedrich Gauss, mathematics is the queen of the sciences, and number theory is the queen of mathematics. So what's the queen of number theory? Number theory. I would say arithmetic geometry is what I think is currently the queen of number theory. It seems the most exotic subject. Arithmetic geometry? Arithmetic geometry. All right. Okay, so we are done with our 10 questions. We are at this segment now where we'll pose some mathematical problems for Anant Mudgal, multiple time IMO medal winner. And he will solve them for us. So the first problem is 999999. Is this number divisible by 7 or not? Let's see how you solve it. How many nines are there? 6 nines. 6 nines are there. Okay. So
Yes. Ow. I used a bit of cheap tricks. This is not a. Okay, I can explain the divisibility of 7, but Okay. here I use a cheap trick which you'll see why that works later. All right. So the commonly taught rule for divisibility of 7 is as follows. Let's say you take a number 1, 2, 3. Right. You look at the last digit, and then you double this digit and subtract it from the remaining number. Right. So you do 12 minus 6, you get 6, right? And if at the end if you get something larger than 7, you keep doing this process again Right. until you end up with something in 0 to 7 range. If it is 0 to 7, it's divisible. Otherwise, it's not divisible. Mhm. That's the common way of doing You it. can also get a negative number. You can also get a negative number. So then you probably want to, if it's a small negative number, you want to convert it by like adding Right. 7. So if it's a multiple of 7, Seven, then it's then divisible it's by divisible 7. by 7. So this is the common way of doing it. There's some disadvantage. Why does this trick work? So I can explain why this trick works. There's some algebra, some little bit of algebra for Sure. this. So let's say your number can be written as whatever this number was. This last one is y. This last digit is y, Mhm. and the number before that is x. Right. Then your full number is 10x plus y. Correct. So 7 divides this number. If and only if 7 divides double of this number, right? Because 20x plus 2y. 20x plus 2y. Because 7 has no common factor with Right. 2, right? So you can multiply with 2. Now 20x is 21x minus x. Mm-hmm. So you can, this 21x will be multiple of 7, so you can forget about it. Correct. So this is if and only if 7 divides 2y minus x. Right. And 2y minus x, you can just change the sign, make it x minus 2y. Uh-huh. And so here, that's what you're doing. You're doing x minus 2y. So that's why this trick always works. And then you keep repeating this process until you get like a small enough number that you can check. Right. So that's one way of doing 7. But if I did that, I would not have solved it this fast, right? Right. So if I did this, I couldn't have calculated it. Yeah, it would have taken you multiple steps. To do this, right? So there's a more general method of doing it. And let's talk about the general method. Sure. So this would not have worked for this minus 2y trick would not have worked. So here's a more general trick. So notice that 1001 can be factorized as 7 into 11 into 13. Hmm. So whenever you see 1001, you can just think of it as it's a multiple of 7. You can forget about it, right? So whenever you see 1000, you can replace it by minus 1. In the previous video, Rushil would have shown you how this is mod 7. In mod 7 world, 1000 is congruent to minus 1. So now what you do is you look at this number and you look at 3-digit versions of this number. So if you have any arbitrarily big number, 5, 6, 7, 8, 9, you can split it into 3-digit groups, right? Right. And even if you don't have 3 digits here, you could have added enough zeros to make it 3 To the digits. left? To the left. Get 3 digits here, right? And then this becomes alternating. So because you have 4, 5, 6 into 1000, that becomes minus 4, 5, 6. Right. Here you have 1, 2, 3 times 1000 square, it becomes plus 1. So it's plus 1, 2, 3, and plus 7, 8, 9. And then you can just tally up these 3-digit numbers. It becomes much easier. So no matter how big your number is, Right. instead of doing this 2 times subtraction every time, Right. just split it into 3-digit numbers, do it this way, which feels similar Split into 3 numbers and then alternate sums and to differences. some differences, just like you do for 11. So just like the more familiar criteria for 11. In fact, because of this criteria will also work for 11. I see. So 11 is alternating plus and minus. Plus and minus. But even if you do alternating 3-digit plus and minus, 11 will still work. And 13 and also work for 13? also work for 13. That means 999,999 is also divisible by 13. Yeah. And also by 11. Yeah. So you can subtract this out, and then Right. this is just 0. So it all of them divided. So 1001 divides it, in fact, because this is what I noticed initially. You take this out, Right. 1000 plus 1. Right. That's why it was like, okay, 7 divides all of them. Brilliant. That was super quick. Yeah. Now, is there a similar trick for 13? Yes. So 13 you can do this negative sign thing, and you can do the same for 19, but you need to find something like power of 10, Right. which is plus or minus 1 mod 19. And I can tell you that 19, the trick that I remember is just like Yeah. for 7, you Yeah. you subtract twice the units digit from the remaining number. Yeah. For 19, you add twice the last digit to the remaining number. Yeah. So, for example, 38 is divisible by 19, and 8 times 2 is 16, Yeah. 16 plus 3. Why does that trick work? so that works because let's say you have 19 divides, again, same 10x plus y. Mm-hmm. If only if you double it, 19 divides 20x plus 2y. Right? And 20x is just x because it's x plus 19x. Right. So you forget this 19. Wow, that trick is so 51. simple because. Yes. Can we prove this using mathematical induction also? Yes. So every time you upgrade a digit, you can just keep track of the remainder. So there's a way of doing it in mathematical induction as well.
You can also look at the number of digits and cut down on the number Right. of digits. Prove it this way as well. Right. And what if we come up with some arbitrary random prime number? For example, Yes. 37. Yes. So this is very good. This goes. What's into- the trick for divisibility by 37? So it evolves from the notion of trick to theory now. So it becomes Right. something called the theory of orders. And later, not now, but later, primitive roots. So this is very advanced number theory. This already is close to some basic Olympiad number theory. Mhm. The idea of orders is you look at the power of 10, Hmm. such that 10 power n is 1 modulo your number. 1 modulo, let's say 37. The prime number. The prime number, 37. So you look at this n such that 10 power n is 1 mod 37. Such an n will always exist because of something called Fermat's little theorem. So Fermat's Right. little theorem. And that's what even Rushil referred to in our last podcast. So for here you have 37, and the idea is that 10 power 36 will always be 1 mod 37. So whatever the smallest number n is will be a factor of 36. Okay. So you look at p is a prime number, p minus 1. Some factor of p minus 1 will give you this exponent. Right. Now you can split your big number in n-digit blocks instead of 3-digit blocks Hmm. and add them. So it's just Hmm. complete addition, no subtraction anywhere. And then this will be a divisibility criteria. What's 37 times 3? 37 times 3 is 111. Can we use that trick? So yeah, I think that looks good, right? Because 10 cube is 1000. This is 999. So I didn't know this before, but this is actually quite nice because this is 1 mod 37. So we didn't have to go this far. It's a 10 cube now. So now you can add these 3-digit numbers, and this will be the remainder. Mod 37. Oh, brilliant. I didn't know this before, but you just came up Wow. with it, right? Wow. So- Because I just thought because the way I remember the trick of 7 is that 7 times 3 is 21. Right. And 21 is easy to remember because Yeah. 1 times 2 Yes. and then Yep. 2 minus 2 is 0. Yeah. So I just thought of a multiple of 37 which would have the last digit as 1. Yeah. And that's what came to my mind. 37 times Yeah. 3 is 111. Yeah. So now the trick is easier than the theory. Yes, trick is easier than theory. Right. But When- theory is more sound and Theory more is more general. sound and more general. So it's a very nice example of you can learn tricks and you can learn theory, and both of them work together. So a number is divisible by 37 Yeah. if and only if You split it into split into three groups numbers. of 3 numbers and then add them individually. Yeah. And if they are divisible by 37, then the number is divisible by 37. Yes. Brilliant. The- Can we do something else? Can we multiply the last digit by 11 Mhm. and then subtract it from the remaining number? Would that work? So you want to convert 37 10x plus y, and you want to convert it to x minus 11y. Is that correct? Would that work? Let's see. So we multiply the whole thing by minus 11. Mm-hmm. So it's minus 110x minus 11y, and minus 111 is equal to x. So that'll work. Great. So there's another trick. So there's another trick. So that also works. So you can come up with tricks. You can make them up on the spot. Like both of these were not Right. known to me before. Right. You And can what's make them up. this branch of mathematics known as? So this is closely related to number theory, and all of this The queen of The queen of mathematics, mathematics. Pythagoras. as per Gauss, and all of this comes in orders exponents. In fact, this also relates to something called group theory. So I see. this structure is a group in some ways, and it leads to undergraduate maths very quickly from here. Right. Okay, brilliant. Now let's turn to some geometry. Yeah. I always want to know why is the sum of 3 angles in a triangle equal to 180 degrees? So let's explain this. And is it an axiom? Is it a theorem? Is it something else? Okay, so this actually leads to a very cool discussion about how you prove things and how you understand them. So I'll give you proof without drawing a picture first, as is India's tradition. Okay. So I'll also point at the camera. I'll try to do it this way so that the camera doesn't see a reflection of what I'm doing. Sure. So let's say you have A, B, C. Correct. So what does it mean to add angles? What is an angle? Angle is just like, okay, you have a line, you rotate it. If it takes a full rotation, we call it 360 degrees to measure the amount of rotation. Right. So 180 degrees is half of that 360 degree rotation, where the line flips on itself. Right. Okay, now let's look at ABC. Mhm. So angle B is you take BC and you make it go to BA. Okay. Angle A is you take AB, make it go to AC. Mhm. And angle C is you take AC, make it flip back to BC. So now the line has switched its position. We added these 3 angles, BAC, started here, line became like this, which is the same Right. as a half rotation. Let's do it with the diagram now. So So it's a that I can understand better. Yeah. You have this. So ABC is your triangle. Right. And let's see, extend this full line. Right. Extend this full line. Extend this full line. Right. And just for picturing, let's say you have point P here, point Q here, Mm-hmm. just to see what's going on. Mhm. When you rotate by B, Mm-hmm. P will go somewhere here. Let's say P1.
Okay. Q will go somewhere here. Say Q1. Right. You rotate by A. Q will go somewhere here. Q2. Hmm. Q1 will go Q2. P1 will go somewhere here. P2. Right. When you rotate by C, P2 Okay. will go somewhere here. P3. Okay. This will go somewhere here. So no exterior angles, no. No theory. It's just a visual way of seeing why when you add these angles. Pretty intuitive. Yeah. Is it a proof or is it intuition? Now, this is not a full proof because you need to fully jot down what it means for all of this to happen, what it means Right. for something to be 180. Because this is a proof which says like, oh, as long as you make a line parallel to itself, Right. that's what you're considering as 180. Right. So it's not a rigorous proof, which is the Euclidean proof. Euclid did the most rigorous proof. You draw a parallel line, and then you say this angle is this angle, this, and then you make it a straight line. That's a Euclidean axiomatic proof. But that proof doesn't tell you why somebody came up with it. See, Right. So it's like you're a 9th grade school student, your teacher comes up, tells you this proof. Right. You don't know how to come up with it yourself. Yeah. This one's visual. You can just do it and see for yourself. So this Correct. is intuition. So this is kind of a contrast between proof and intuition. Correct. Why is an angle in a semicircle always 90 degrees? So let's say you have a semicircle like this. Mm-hmm. So you're trying to draw this point. Right. If you do a 180 degree rotation for this whole picture, so if you just like rotate this around, Right. this point will go somewhere here. Right. Is that a rectangle? Yes, that will be a rectangle. The idea is that you will be able to measure somehow. I never thought about that. So the whole thing will become a rectangle. Oh, I never thought about this. Is so intuitive. So you can just Now that you tell me, it is intuitive, and I always proved it the hard way. Yeah. Wow. So you just rotate it by 180 degrees, Right. and this figure this figure becomes. becomes a rectangle. And you can just picture it. You don't even need to prove anything. You can start taking the time to prove it, but this is what tells you why it's going to be 90 degrees And before then you can do you it. similarly prove why an angle in a minor arc Yeah. is an obtuse angle? Under in a minor arc. So I guess it depends on how you define minor arc. Or is it the other way around? Yeah. So like Major arc angle is acute? yes, like this is a minor arc which does not have the center through it, Right. and then using this angle will be acute. So Is that acute or obtuse? That's acute. so that's acute. Right. This one will be obtuse. Obtuse. So minor arc will be Yeah. obtuse. Yeah. And one of the easiest, this is a cheese trick you can do. So you can draw this, and this one will be bigger, which is 90 degrees. 90 degrees will be bigger than this one. So you don't need to like measure this angle. You can just measure something which is easier, which you already know. Okay. And that's how geometry builds on itself. You use things Right. you already know, keep building it up. Right. Wonderful. Now, another trick I learned in my childhood was if you take a 3-digit number, Mhm. which is not the same left to right and right to left, Mhm. then you invert it. Yep. And you take the difference between the two. So subtract the lower number from the bigger number. Yep. You get a result. Yep. Then you invert this result and add these two numbers. Yep. It always comes up as 108. Yeah, that's correct. And In fact- why does that happen? In fact, this is used in magic tricks long ago where they would use this to guess the word on the page number in the book, which Right. is 9th word of the 108th page. Right. And you would think the magician is clever. So let's do this. So, 9th word on the 108th page of a book. And they've already memorized that word. So let's say you take a number ABC. Okay. So what does this mean? This number means you have 100 copies of A, Right. 10 copies of B, and 1 copy of C. And A is not equal to C. And it's not equal to C. You need this. Yes. Now, let's say you take CBA, which Right. is this thing. And just for this particular case, but you can do it for both cases, you Mhm. assume, let's say, A is bigger than C. But Yeah. you can do it separately for the other one. Right. So when you subtract from ABC, CB, But the other part can be similar. So there's Similar, right. Similar proof for this. You subtract them, you have 100A and 100C, and C and A. right. So you get 99 times A minus C. Correct. So whenever you take the difference, already your choices are limited now. Whatever your initial choice was has boiled down to the multiples of 99. So you have 99, 198, 297, 396, 495. And you Okay. can kind of stop because now everything will be flipped. So we have exactly Yeah. 11 options. Yep. Because 11 multiples of 99 are less than 1,000. Yeah, so 990 is a 10. 10 multiples, sorry. yeah. So exactly 10 options. Exactly 10 options. And you have this. Hmm. So you have this structure. So when you add them, all of these, But why is it always 1089?
So the idea is the same as when you do two-digit numbers. Let's say 27 and 72. It'll always have 99. But can we prove it mathematically with this notation? We can prove this as well. So when you have multiple of 99, you're saying something like 99k. This is 100 times k minus k. 100 times k minus k, correct? So 100k minus k. When you do this carry over, when you flip this number, you get? So you have k minus 1. So the digits to this are k minus 1, 9, and 9 minus k. Sorry, 10 minus k. Those are the digits for this number. So when k is 1, 0, 9, 9. Which is 0, 9, 9. And k is 2. So middle digit is always 9. Always 9. When you do this. Okay, got it. And when you flip it around, you have 10 minus k, 9, k minus 1. Okay. And when you add them, k minus 1 and 10 minus k will give you 9, but there's a carry over here. Which gives you the 1089. And 10 minus k and k minus 1 will give you 9. Yeah. Okay, so that is the mathematical proof. So that's how you guess the ninth word on the 108th page. Yeah. If your book does not have 108 pages, too bad, right? So conditional trick. Okay. What other tricks do you know which can be easily explained? Yeah. Or, how about Ramanujan squaring the circle? Can we do that? It will probably take some time. Okay. But this is a good way of using this approximation of pi, which is 355 by 113. And I can tell you what happens at the end of it. You said you had referred to Ramanujan's notes at Cambridge, and I recall that this squaring the circle diagram that, I don't know whether it was this one or something else, which Ramanujan said it was revealed to him in a dream, but that diagram was actually featured in this movie, The Man Who Knew Infinity. I see. Yeah. So, what is the idea behind? Maybe we don't go through the full proof, but what is the idea behind this construct of squaring the circle? And what is this approximation of pi? How does it compare to other approximations, other rational approximations like 22 by 7? And how did he come up with it? That's the most mysterious part. So I'll begin with how good this approximation is. So Ramanujan himself makes a note for this. If you have a circle whose area is 140,000 square miles, and you use this approximation to construct the rectangle, also construct a square using this, it's within 1 inch of that. So he computed the error. The error term. So the error term is also extremely small after this. I see. So this what's is that error in terms of percentage? Any idea? It's like 0.0001% or something. Like a very close approximation to a very big circle. And he was the first one to come up with this approximation of pi? Yeah. He was, I think, among at least he came up with it independently for sure. Right. He found this. Okay. And in fact, the series he came up with approximate pi much better than this. So this was one of the earlier works of Ramanujan. I see. Later on, he came up with a series where the second term approximates pi to the 20th digit. To the 20th digit. So is that also a rational expression? That's a series, like a full series. So you can if you take a first term, it's a rational number. First two terms, rational number. So everything is a rational number. So a sums of rational number, which is by definition a rational number, because the set of rational numbers is closed with respect to addition. Yeah. Okay. So it's like every n terms you pick. So a series sum of rational numbers approximated pi to the 20th decimal. Just the second term. And then you have the third term, it's like many more digits. Is that right? It's extremely fast. And what are the first two terms? I can't remember. Okay, but they're rational numbers. With just two terms, you get 20 digits of pi. Like this is a denominator in the term, by the way. Like this is like before the series, this is what he puts. That's genius stuff. Yeah, it's just unbelievable stuff, right? So he does this. And for this construction, the idea is more so that you have this picture of a semicircle and you bisect it and trisect it so that you're trying to conjure a Pythagorean triangle. So you want to use Pythagoras theorem to build up numbers which slowly lead here. And then similar triangles. And there's like one concept where you have to use similar triangles to extract these lengths back. Correct. So this is a very beautiful way of coming up with it. Correct. How he came up with it is always a mystery because when Ramanujan, either he didn't write stuff or he was doing something much more advanced and all this followed from what he was trying to do. Similarly for his taxicab number story, he was trying to 1729. 1729. So it's a famous number which is the smallest number that's the sum of two cubes. Two different ways. But the story goes a bit deeper than this, where it's not like he just randomly knew the first 1,729 numbers, whether they have this property or not. He wanted to come up with a function which counted the number of ways in which a number can be done this way. And he came up with a really cool series generating function, which kind of motivated where this is coming from. So there's some motivation to a lot of what Ramanujan is doing, but it's very hard to see. It's like it's in a world which is a bit far away. So what's the best problem of exponentiation and then sums that you can think of and explain to our viewers? Let's see. So if you look at this huge number, so look at this. This is not a huge number.
Well, that is a huge number. That's a huge number. It's unbelievably more than the number of molecules in the known universe. Oh, is that right? It's Okay. much more than anything we can conceive of. Is it bigger than a Google? Google is like 100 zeros, right? Right. So like it's much bigger than that. Oh, okay. Much bigger. Google is 100 zeros? I'm not sure. Google Plex is like I think 100 Google zeros, which is like that's much bigger than this. Right. So it's not that big, but it's still quite a huge number, right? More than the number of countable molecules. Maybe like countable electrons, whatever. It's like anything you can physically measure is much smaller than this. 4 raised to 4. It's a huge number, right? Ananta. It's as good as that. As good as that. So this is this number. By S of n, I mean if you write the number in decimal, you add all the digits of this number. Okay. So like 1 to 3, S of 1 to 3 will be. Is there a mathematical term for this? So sum digits function. Sometimes you can say S9 just to make it clear you're doing. S10 just to make it clear you're doing base 10. Base 10. But like whichever base you want to do it in. Right. So you just say S of n. So this is 6, right? Right. For this number to be some very huge thing, we don't know what this will be. I can't even fathom. Okay. All right. Now there's no way of even finding this because first you have to find this number, find this number. Right. And then you do this for good measure. I can find the last digit. What is 4 raised to 4? 4 square is 16. 16 square is 256. Yeah. So last digit would be 6. 6, yes. So you can find last digit. But that's it. That's it. There's no way of finding any other digit. Like even the second last digit would be hard and then all the other digits, leading digits would be possibly hard, right? So everything's very hard here. Right. But you can tell what this number is. Oh, really? And it is a 1-digit number. And so it's a triple nested sum. So you apply S to this, so S of 6 will just be 6, for example. Yeah, so it's just the function applied twice. Twice, yes. And it's a 1-digit number. Yes. And how do you prove it? So one of the observations is you can look at this S of n operation, and this comes up in the divisibility rule for 9. So here n. So okay, S of n is a multiple of 9 if the number is multiple of 9. Yes. So this is what this equation means is that if you have any number n, so you have 1, 2, 3, it leaves n is congruent to S of n mod 9. So, yes. Yeah. So 1, 2, 3 minus 6 will be 117. That's a multiple of 9. Right. That's right. 13 into 9 is 117, which is the difference between these two. Yes. So n is same as S of n mod 9. Correct. So when you look at n, which is the same as S of n mod 9, you can find what the full thing will be after 3 s's, or the remainder will be mod 9. So that will be 7 mod 9. Oh wait, how did that come? So you can calculate this, and the idea is that first look at this number mod 9. Okay. That's 4 plus 4 plus 4, 16. Right. That's 7 power 444, right? Oh, all right. And then look at 444. So look at the orbit for 7, right? So 7, 49 is 4, 28 is 1. So after 3, 7 repeats, right? So if it's 7 is okay. 7 raised to 1, the remainder is 7. Yeah. 7 raised to 2 is 49. Yes, so that's 4. That's because 9 times 5 is 45. Yeah. And then 7 raised to 3 is 343. But you can just do 7 to 4. So it's 1. Correct. It's 119. Ah. So 7 cube is 119. So you look at the closest multiple of 3 to this, which is 4443. So this repeats 1. Yes. So you have 741, 741, 741. All right. Oh, okay. That's... So 7 power 3, 7 power 6. That is what legends crack. 7 power 3, 7 power 6, 7 power 9. So 7 power 443 will be 1. Correct. And then 7 power 4443. 4443 will be 1. 1. So this is 1. And so 7 power 444 is 7 times 1, which is 1. Okay. This is 7. Right. So this will be 7 mod 9. The whole thing, after you do all 3 S's, will still be 7 mod 9. Okay. Yes, that's good. Now you compute how big this number is. So first we found the remainder of this number mod 9. Now we try to find how big this number is. Okay. This number is less than 10 power 4. Like this is less than 10,000. 10 raised to 4. Yeah. So it's less than 10 power 4 into this number. So n is less than 10 power 4 times this number is less than 18,000 or something. Okay. So it's less than 10 power 18,000. I'm probably doing a worse approximation. You can make it better. So this will be at most an 18,000 digit number. The number of digits in n is at most 18,000. Okay. Each digit is at most 9. Correct. So when you take like some more digits, it's at most like 108. Actually, I can improve this a little bit better. This is not very good. You can probably make it 4 times. This is like 16,000 and something like 17,000, whatever. So okay, right. Okay, let's take with 18. If something goes wrong, we'll see. We can fix it. Upper bound. Upper bound. Let's go with upper bound. We can make it better. Lose upper bound. Lose upper bound. It's not a very good upper bound. So 4 times. What's this called?
Yeah, so we have this thing is less than, has 18,000 digits at most. All right. So sum of digits is at most 9 times 18,000. Right. That's like 18 times 9 is 162. 162. It's 162,000 digits for this thing. Right. So that's the sum of digits. Is the maximum value of this. Right. So like this thing is at most 6-digit number now. S of n. The at most 6-digit number. I see. And when you take S again, it's 6 digits and 9, so it's at most 54. That's okay. Yeah. And then the third sum. And then you take the last one. That'll be so yeah, something is at most 54. It's like 2 digit at most 18. But because it's How does it come 18 from 54? so it's actually this is a very loose bound. I'll improve this. Yeah. So if your number is less equals 54, Mhm. you take the sum of digits. What are the maximum possible values for both digits? One of them can be 9, 9, 4. 4, 9 and 4, so 13. 13. Right. So this number is at most 13. Whatever this final number is at most 13. And you know it's 7 more 9. So more it can only 9. be 7. It cannot be 16 or Wow. 23. That We end up with this. That is mind blowing. Yeah. That is matter magic, you know? Yes. So you have a huge number, but this operation kills the hugeness a lot, and then by the end of it, you have a very small number. All right. I could have never thought this. Thank you, Anand. Thank you. And I hope our viewers enjoyed this section where he just cracked these problems like a piece of cake. Thank you. And now we are back to the third round Okay. of Hindi terms and English terms. So this is the last question and मैं आपसे अब 10 हिंदी में गणितीय संज्ञाएं कहूंगा और आप मुझे उनका अंग्रेजी बताएंगे. चलिए, शून्य बहुपद क्या होता है? Shunnya bahupad. Shunnya 0. Bahupad many. But then he legs. So many. So 0 side. Is it Bahupad seems like a polygon, right? Something like multi-sided. We had a Dvipad Samikaran binomial. Binomial. So root of an Bahupad would be Bahupad would be multinomial. Dvipad is yes polynomial. So like polynomial. शून्य बहुपद The root of a polynomial. zero polynomial. Zero polynomial. Zero polynomial. I thought I guess. Okay, zero polynomial. Okay. अच्छा, शून्येतर सदिश. शून्येतर सदिश क्या होता Shunyatar sadish. है? सदिश. Shunyatar like something which makes zero. Right? Something like इतर अर्थात अलग. alag. So non-zero. Non-zero. Shunyatar. सदिश. Sadish. सदिश अर्थात दिशा के साथ. दिशा के साथ क्या होता है? Vector. Non-zero vector. Correct. Absolute. शेष फल प्रमेय. Shesh fal प्रमेय. prameya. So fal. Okay. So shesh remainder. Correct. Remainder. प्रमेय. Prameya. जैसे आर्किमिडीज का प्रमेय. Is it prameya? पाइथागोरस का प्रमेय. Theorem. Remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम. Yeah. Absolutely. सदिश बीजगणित. Sadish बीजगणित. बीजगणित is algebra. Sadish. दिशा के साथ. Dish के साथ. So vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा, राइट. समद्विबाहु त्रिभुज. Samadvibahu tribhuj. Tribhuj is triangle. करेक्ट. Dvibahu is two-sided. हाँ. Samad is equal, right? Correct. So axis is triangle. Isosceles triangle, absolutely. समलंब चतुर्भुज. Samlam chaturbhuj. Chaturbhuj is like four-sided thing, so quadrilateral. Samlam. So all the equals are rhombus. समलंब. The altitudes are equal. Altitudes are equal. So altitudes from where? Equal. Parallelogram? Trapezium. Trapezium. Okay. Oh, like these altitudes. Yeah, Because like yeah. these ones are Right, equal. right. What is समष्टीय समुच्चय? Samashtiya Samuchya. समुच्चय में एकल समुच्चय किया था, which was singleton set. Singleton set. What is समष्टीय समुच्चय? Samashtiya. Universal set. Universal set, absolutely. सम्मिश्र संख्या. Samishra Sankhya. बहुत सारे. Mixed fraction. संख्या. Sankhya number, right? Number. Okay. सम्मिश्र संख्या. Samishra. Rational number? It's like Samishra. Like, नहीं. सम्मिश्र. Mixed. You are on the right track. Mixed number, but mixed. कुछ काल्पनिक, कुछ वास्तविक. Imaginary number. Like complex number. Complex number. Okay. अच्छा, ये बताइए, प्रसरण विश्लेषण और सह प्रसरण विश्लेषण. Prasran Vishleshan. What's that? सह प्रसरण विश्लेषण. So Vishleshan is like Vishishta विश्लेषण, हाँ, एनालिसिस. analysis. प्रसरण अर्थात Prasran. प्रसरण होता है प्रसार को कहते हैं, जैसे कुछ अलग होना. वेरिएंस. Variance. प्रसरण वेरिएंस. Prasran variance. Okay. तो प्रसरण विश्लेषण हुआ. Variance analysis. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. Analysis of variance. एनोवा. ANOVA. From the. और सह प्रसरण हो गया. Uh, प्रसरण वेरिएंस है तो सह प्रसरण हो गया. it's a
variance of सहर था साथ में साथ में कोवेरियंस variation sorry analysis of covariance ANCOVA okay so the word was kind of complicated word कठिन था ये कठिन था अच्छा ये बताइए स्पर्शिता क्या होती है स्पर्शिता टच करने के टैंजेंट स्पर्शी टैंजेंट हुआ स्पर्श रेखा अथवा स्पर्शी टैंजेंट स्पर्शिता क्या हुई tangential derivative tangential नहीं it's an abstract noun tangency स्पर्शिता tangency चलिए तो बहुत आनंद आया अनंत जी आपसे बात करके आईएमओ के जैसे विषय पर और आपकी पुस्तक के विषय में बात करके डीपीएस फरीदाबाद में जो गणित का एक नई संस्कृति एक जागृत हो रही है उसके विषय में बात करके आपके अनुभव के विषय में जानकर और हम चाहेंगे एक बार फिर आप हमारी प्रसारणी पर आएं हमसे फिर से बात करें तो यहाँ आने के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आपको भी आनंद आया होगा और हम आपसे पुनः भेंट करेंगे धन्यवाद नमस्कार